अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। और नावल का नाम आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक को नज़रअंदाज करके वो अपने काम में मगन थी। दूसरी बार दरवाज़ा निस्बतन ज़ोर से बजाया गया था। चौड़ी पेशानी पर नागवारी की शिकन उभरी और इसके हाथ रुक गए थे। लैपटॉप बेड पर रखे बैकग्राउंड से टेक लगाए वो अपने काम में मसरूफ़ थी। इसके नोट्स पास ही बिखरे पड़े थे। सफ़ेद रंग की पूरी आस्तीन की फ़्राक नुमा कमीज़ पहने जिस पर नफीस कढ़ाई और क्रोशिया का काम हुआ था, और हम रंग पजामा जिसकी चूड़ी बस 3-4 इंच ही नज़र आ रही थी, क्योंकि कमीज़ की लंबाई टखनों से ज़रा ऊंची थी। बालों को बेतरतीबी से इकट्ठा करके कैचेट में उजलत में जकड़ा हुआ था। एक पल को इसने वॉक क्लॉक की तरफ नज़र घुमाई थी। 10:18 वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। आ जाएं, लहजे में बला की बेजारी थी। ढेर उम्र मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई थी। ईमान बीबी, आपको साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। हाजरा अम्मा ने पैगाम पहुँचाया था। इस वक्त नज़र इस बार लैपटॉप स्क्रीन की दाएं जाना मुड़ी थी। मैं ये असाइनमेंट आप चले, मैं आ रही हूँ। अपनी बात अधूरी छोड़कर इसने कहा था। अपने नोट्स बेड पर साइड टेबल पर रखने के बाद इसने अपने कैचर में लिपटे बेतरतीब बालों को आज़ाद किया। कमर से ज़रा ऊपर आते रेशमी भूरे बाल जिनमें सुनहरी स्ट्रिंग जगमगा रहे थे, बालों को ब्रश से दुरुस्त करते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। इसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। खूबसूरत सजे कॉरिडोर से गुजरती वो सीढ़ियों तक आई और सीढ़ियों की बेशकीमत तराशी रेलिंग थामे नब्बे तले कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। सीढ़ियाँ हालनुमा कमरे में आती थी। कॉरिडोर में बाएं जाने मुड़ी और पहले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। आ जाओ ईमान, मर्दाना भारी आवाज़ ने नरम लहजे में इजाज़त दी थी। ईमान ने इजाज़त पाकर अंदर दाखिल हुई थी। किंग साइड बेड पर पाँव पसारे तौफीक कमाल बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे। सामने की दीवार पर बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर कोई न्यूज़ चैनल लगा हुआ था, जिसका रिमोट इस वक्त इनके हाथ में था। आपने बुलाया डैड? ईमान ने दाएं तरफ रखे सोफे पर हीरा के साथ बैठते हुए पूछा था। तौफीक कमाल ने रिमोट से टीवी की आवाज़ आस्ता करते सर हिलाया था। सो तो नहीं रही थी? हीरा ने ईमान के रेशमी बालों में उंगलियां चलाते हुए मोहब्बत से पूछा था। नहीं मम्मी, एक असाइनमेंट बना रही थी। सुबह फर्स्ट टाइम में जमा करवानी है। कुछ टाइपिंग और प्रिंटेड का काम रहता है, ईमान ने वजाहत की थी। फिर तो हमने आपको डिस्टर्ब किया। तौफीक कमाल के लहजे में वो शीरीनी थी जो हर बार ईमान के लिए इनके लफ्ज़ों में होती थी। ईमान ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। हालांकि इस वक्त वो काफ़ी उलझी हुई थी। जब भी तौफीक कमाल के कमरे में आना होता, अक्सर वो बहन भाई इकट्ठे जमा होते थे या फिर वो लोग रूम में ही सब बातें किया करते थे। वो तीनों भाई बहन अपने माँ बाप के बहुत करीब थे और तौफीक कमाल अपने बच्चों से फॉर्मल तो बिल्कुल भी ना थे। ईमान ने परसों लंच टाइम से पहले घर आ जाना। बच्चे हीरा ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। मम्मी, आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास हफ्ते को 2 बजे शुरू होती है, पता है ना मेरी? और हफ्ते को मैं 3:30 से पहले घर आ ही नहीं सकती। इसने माँ को याद दिलाया था। दरअसल आज जान ज़ेब लंदन से वापस आ गया है। मैंने और तुम्हारी मम्मा ने सोचा खुद मिलने की बजाय सिकंदर भाई की फैमिली को लंच पर इनवाइट कर लेते हैं। तौफीक कमाल ने कहा था। मैं परसों 12 बजे तक घर आ जाऊँगी। माँ जानती थी आगे कुछ कहना बेमानी था। मैं अब जाऊँ डैड, मेरी असाइनमेंट भी बाकी रहती है। रुकना फजूल था, इसलिए इजाज़त तलब चाहिए थी। तौफीक कमाल भी शायद बात पूरी कर चुके थे, इसलिए मुस्कुराकर बेटी को इजाज़त दे दी थी। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैड, मुस्कुराकर शबा बखैर कहती वो तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। लॉन में इस वक्त 2 बल्ब चल रहे थे। कीमती आराशी पत्थरों से बनी मसनूई आबशार से पानी बह रहा था। नीचे पत्थरों से बने हौज में जमा हो रहा था। इसी जमा होते पानी में निस्बतन दाएं तरफ एक फव्वारा नसता। लॉन में इस वक्त खामोशी का राज था। बल्बों की मध्यम रोशनी में सब्ज घास की रंगत स्याही माइल लग रही थी। लॉन की लैंडस्केपिंग कुछ इस अंदाज से करवाई गई थी कि इस पर किसी जापानी पार्क का गुमान होता था। लॉन में लगे मौसमी और बेमौसमी पौधों की तरतीब इतने मुनज़्ज़म अंदाज में की गई थी कि वो किसी तस्वीर का गुमान देते थे। कुछ देर पहले माँ ने अपने असाइनमेंट की फाइल को प्रिंट करके अपने कॉलेज के बैग में रखा और अपने कमरे की फ्रंट विंडो से लॉन में बहती आबशार को देखने लगी थी। मंजर इसकी कमज़ोरी थे और इस कमरे का इंतखाब भी इसने इस मंजर पर खुलती अपने कमरे की कदम आदम खिड़की की वजह से किया था। 12 कब के बज चुके थे तो जान ज़ेब सिकंदर पाकिस्तान आ गया। इसने ज़रे लब कहा था। इस नाम ने दिल में कोई अर्दाश पैदा नहीं किया था। खिड़की के पर्दे डोरी से बंद कर वो टाइलों वाले खूबसूरत फर्श पर नंगे पाँव चलती अपने पाँव बेड तक आई थी। कमरे के फर्श पर 2 कीमती कालीन बिछे हुए थे। इन्हीं रंगों की आमेजिश से लिए पर्दे खिड़कियों पर डाले थे और इन्हीं रंगों की मुनासबत से कमरे का फर्नीचर जो काफ़ी कीमती मगर खूबसूरत था
और मुख्तसर था। ईमान का कमरा इस आलीशान घर का मास्टर बेड था, जो ईमान की ख्वाहिश पर तौफीक कमाल ने इसके हवाले कर दिया था। इस कमरे का इंटीरियर ईमान ने किया था और इस कमरे में मामूली सी रद्दो-बदल भी से गवारा न थी। बेड पर पाँव ऊपर किए वो आधी लेटी और आधी बैठी हुई थी। नींद आंखों से मेले दूर थी। वो सोना चाहती थी, लेकिन ज़हन माऊफ था। अजीब इस तरह भी कैफियत थी। वो खुद नहीं जानती थी वो किस बात से डिस्टर्ब है। सब कुछ तो तय था, फिर ये बेचैनी क्यों? या फिर इसे मालूम था हल्के कासनी और जामनी रंग के प्रिंटेड शिफॉन के कुर्ते पर नफीस कढ़ाई बनी थी। जामनी ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टे में इसके रेशमी बाल सर्दियों की धूप की मानद खिले हुए थे। इसके बालों के रंग इसकी गोरी रंगत को चार चांद लगाते थे। नाश्ते की टेबल पर सब लोग जमा थे। माँ, नाश्ता ठीक से करो। जाने हीरा की आवाज़ पर चाय का घूंट भरती माँ ने मुस्कुरा कर नहीं देखा था। मम्मी, इस वक्त कुछ खाने का मूड नहीं है। मुझे इतनी नींद आ रही है कि अगर असाइनमेंट जमा ना करवानी होती तो आज मैं कॉलेज से ज़रूर मिस कर लेती। हीरा के इस सवाल पर इसने तजाइया कहा था। तौफीक कमाल ने भी नाश्ते से सर उठाकर बेटी को प्यार भरी नज़रों से देखा और दोबारा नाश्ते में मसरूफ़ हो गए थे। असाइनमेंट लास्ट मिनट तक संभालना तो आपका महबूब मशगला है माय डियर सिस। सहीम कमाल ऐसे मामलात में बोलना अपना फ़र्ज़ समझता था। वो ईमान से 2 साल बड़ा था और बीबीए के चौथे साल में था। इसके बाद अपने बड़े भाई की इसे बैरूनी मुल्क आला तालीम के लिए जाना था। भाई, मैं लास्ट मिनट तक अपने काम से मुतमिन नहीं होती और इसको बेहतर बनाने के लिए मैं रद्द-बदल करती रहती हूँ। ईमान ने मुतासिर करने के लिए कहा था। जी, जब वक्त पर काम ना कर पाओ तो अच्छा बहाना है ये। ज़ईम ने शरारत से कहा था। इसे ईमान को चढ़ाने में मज़ा आता था। भाई, आप अपने लफ्ज़ अधूरे छोड़कर ईमान ने इजाज़त जाने में आप ये समझी थी, वो जानती थी वो ज़ईम से जीत नहीं सकती। बाय मम्मी, बाय डैड। ईमान ने तेज़ी से सदर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। ईमान जब छोटी थी तो उसके भाई से डैडी कहना सिखाते थे और वो डैडा बोलने लगती थी और इन दोनों को इतना पसंद आया कि फिर ईमान ने तौफीक कमाल को हमेशा यही कह के बुलाया था। तौफीक कमाल को अपनी लाडली बेटी की ज़ुबान से निकले सब लफ्ज़ अच्छे लगते थे। आप ही कह देते, मेरी बात की तो अहमियत ही नहीं है। हीरा ने गिला किया था। मूड नहीं तो ज़बरदस्ती क्या करनी। तौफीक कमाल ने समझा था, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। हीरा ने शिकायती नज़रों से मियाँ को देखा था। हालांकि ईमान में इनकी जान थी, लेकिन जहाँ वो इनकी बात को नज़रअंदाज करती, वो अच्छी बीवियों की तरह सारा इल्ज़ाम खावंद पर डाल देती थी। उमर कहाँ है? तौफीक कमाल ने हीरा की बात को नज़रअंदाज करके सवाल किया था। आज सुबह जल्दी निकल गया था, कह रहा था बहुत ज़रूरी मीटिंग है। हीरा ने स्लाइस पर मुक्का लगाते हुए कहा था। हाँ, चलो मैं भी चलूँ। कुछ सोचते हुए तौफीक कमाल बोले थे। फिर हीरा और ज़ईम को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए वो भी दफ्तर के लिए निकल गए। ज़ईम घर से निकलने वाला था। आखिरी फर्द था। इसकी पहली क्लास आज 11 बजे की थी। स्याह कोट बेड पर फेंक कर वो नज़दीकी सोफे पर बैठ गया था। ग्रे और सफ़ेद लाइन वाली ड्रेस शर्ट की आस्तीन फोल्ड किए, ग्रे और ब्लैक सिल्क टाई की नाट हाथ से ढीली करते हुए इसने बायां हाथ कॉफ़ी टेबल पर पड़े रिमोट की तरफ बढ़ाया ही था कि इसका मोबाइल बज उड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर इसकी बुरी आंखों में चमक उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम पापा, इसके लहजे में बशाशत थी। वालेकुम सलाम। लहजा हमेशा की तरह संजीदा खूबसूरत था। कैसे हैं आप? वो पुरजोश बोला था। मैं ठीक हूँ और तुमसे एक अहम बात करने के लिए फ़ोन किया है। तुम घर आ गए हो ना? जानज़ेब सिकंदर मलिक ने इस्तफ़सार किया था। जी बस अभी पहुंचा हूँ, जानज़ेब ने कहा। मैंने तुम्हारी 2 दिन बाद की सीट कन्फर्म करवा दी है जानज़ेब। अब मेरा और तैयबा का ख्याल है, अब तुम्हें मज़ीद लंदन में रहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ईमान का ये चौथा सेमेस्टर है, लेकिन अपनी बाकी की तालीम वो शादी के बाद मुकम्मल कर सकती है। सिकंदर मलिक ने बगैर रुके ही अपनी बात कही थी। अपने डार्क ब्राउन घुंघराले बालों में उंगलियां फेरते उसने खुद को कंपोज किया था। इसके चौड़े पेशाने पर बाल वाज़ा पड़ गए थे। पापा, ऐसे अचानक से मुझे इन्फॉर्म किए बगैर आपने मेरी सीट कन्फर्म करवा दी। मुझे अपने काम तो वाइंड अप करने दे देना। जानज़ेब ने शिकवा किया था। मेरा ख्याल है काम होते रहेंगे, अभी तुम्हारा पाकिस्तान जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सिकंदर मलिक ने इसे मुख्तसर अल्फाज में सारी बात समझाकर फ़ोन बंद कर दिया। जानज़ेब महज लब काटता रह गया, लेकिन अभी से वापसी की तैयारी करनी थी। वह बुध को पाकिस्तान में वापस जा रहा था। तौफीक कमाल कोई जद्दी पुश्ती रईसों में से नहीं थे। फैसलाबाद के मुतवस्सित कारोबार घराने से इनका ताल्लुक था। अच्छे खाते पीते लोग थे। कपड़े की एक मिल और आबाई मकान इनका कुल असासा था। हीरा जैसी नफीस तबीयत की मालिक शरीक हयात और 3 प्यारे बच्चे। उमर ज़ईम से 4 साल और ईमान से 6 साल बड़ा था। तौफीक कमाल का शुमार इन लोगों में से होता था जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और लगन से कामयाबी को खुद बहलाल कर लिया था। ईमान 2 साल की थी जब एक शाम अपने किसी कारोबारी दोस्त के भाई की शादी में शिरकत के लिए वो लाहौर आए थे। इनकी मुलाकात सिकंदर मलिक से हुई थी। सिकंदर मलिक का शुमार किसी तारुफ का मुख्ताज ना था। वे एक ऐसे ख़ानदानी रईस थे जिनके पीछे दौलत और इज़्ज़त की देवियाँ हाथ बांधे खड़ी रहती थीं।
सिकंदर मलिक और तौफीक कमाल की ये एक छोटी सी मुलाकात देरपा दोस्ती में कैसे बदली, इसमें ज़्यादा हिस्सा सिकंदर मलिक की सेहर अंगेज़ पर्सनैलिटी और इंकसारी का था। तौफीक कमाल सिकंदर मलिक की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। इतनी कद आवर शख्सियत और इतनी आजिज़ी कि सिकंदर मलिक को अगर फार्मास्यूटिकल किंग कहा जाता था तो ये हरगिज़ बुरा ना होगा। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में जे&एस फार्मास्यूटिकल का नाम किसी मुख्ताज का नाम ना था। मशहूर मल्टीनेशनल कंपनियों को खाम अद्वियात की फरहमी जे&एस फार्मास्यूटिकल से ही की जाती थी। तौफीक कमाल और सिकंदर मलिक की दोस्ती की बाकायदा शुरुआत इस दिन हुई जब वे अपनी एक मिशन पर कस्टम और एक्सपोर्ट मामलात के सिलसिले में तौफीक कमाल लाहौर कचहरी में गए थे और सिकंदर मलिक इस वक्त अपने वकील के साथ इसी अहाते में मौजूद थे। गुफ्तगू के दौरान पता चला कि सिकंदर मलिक कुछ अद्वियात की कस्टम क्लियरेंस के सिलसिले में वहाँ आए हैं, जिनकी दरामदनी लाइसेंस पर हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस वक्त वो दोनों ही अपनी मसरूफ़ियत के बायस ज़्यादा बातचीत न कर सके, मगर इस मुलाकात के अख्ताम पर सिकंदर मलिक ने तौफीक कमाल को अपने घर पर इनवाइट किया था। तौफीक कमाल ने इस दावत को बखुशी कबूल कर लिया था। जुम्मे को अपनी फैमिली के साथ सिकंदर मलिक के घर पर थे। तैयबा भाभी अपने शौहर से भी ज़्यादा पुरखलूस खातून थी। इनकी फैमिली जल्द बेतकल्लुफ़ हो गई थी। जहांज़ेब सिकंदर मलिक का इकलौता बेटा था। शादी के बाद कई साल इन्हें औलाद ना हुई थी और फिर बैरून मुल्क इलाज के बाद जहांज़ेब की पैदाइश पर हुई थी, मगर 8 साल जहांज़ेब के बाद इनके घर दोबारा औलाद ना हो सकी। मैं आपके साथ मुश्तरका कारोबार में दिलचस्पी रखता हूँ। तौफीक साहब सिकंदर साहब की बात तौफीक साहब के लिए हैरान कुन थी। तौफीक कमाल और सिकंदर मलिक स्टडी में इस वक्त काफ़ी पी रहे थे जब सिकंदर मलिक ने इन्हें अपने काम करने की ऑफ़र दी थी। लेकिन मेरा फार्मास्यूटिकल का कोई तजर्बा नहीं है, तौफीक कमाल ने खुश अखलाकी से कहा था। तजर्बा तो मेरा मेरा नहीं टेक्सटाइल का। तौफीक साहब आप तो इस फील्ड में पिछले 10 साल से हैं। सिकंदर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं समझा नहीं। तौफीक कमाल ने कहा था, मैं दरअसल काफ़ी अरसे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ आने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई तजर्बा न होने की वजह से मैं ऐसे काबिल एतबार साथी की तलाश में था जो मेरी इस फील्ड में मदद कर सके। सिकंदर मलिक ने वजाहत दी थी। लेकिन सिकंदर साहब मेरा तजर्बा एक छोटे कारोबार का है और आपकी इस सिलसिले में मैं क्या रहनुमाई कर सकूँगा। तौफीक कमाल ने संजीदगी से कहा। तौफीक कमाल मुझे आप में वो एतमाद और संजीदगी नज़र आती है जो किसी भी शराकती कारोबार में लाजमी का अंसर है। ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर वह सिकंदर मलिक जैसा बिजनेस टाइकून मुझे काबिल भरोसा जाने। तौफीक कमाल की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फिर सिकंदर मलिक के कसीर सरमाए और तौफीक कमाल के तजर्बे से सिकंदर कमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रखी गई थी। कॉटन मिल से शुरू किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट आज पूरी दुनिया में बेहतरीन कॉटन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में अव्वल और मेयार की ज़मानत था। हौज़री बेडिंग कॉटन और फिर दुनिया भर में बढ़ती लॉन की मांग के बाद मुल्क के नामी गिरामी डिज़ाइन के साथ मिलकर डिज़ाइनर लॉन की कई ब्रांडेड मार्केट में आ चुकी थी। इनका कारोबार और दोस्ती साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। तौफीक कमाल की मेहनत, ईमानदारी और कुदरत की मेहरबानी ने सिकंदर मलिक की नज़रों में इनका मुकाम काबिल इज़्ज़त कर दिया था। अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हुए तो मॉडल टाउन में सिकंदर मलिक की रिहाइश से नज़दीक ही एक घर खरीद लिया था। ईमान की 12वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से कमाल हाउस में मनाई गई थी। उसी दिन सिकंदर मलिक से इनकी दोस्ती कारोबारी शराकत से बढ़कर रिश्तेदारी में तब्दील हो गई थी। इन दोनों दिनों जहांज़ेब सिकंदर अपने कॉलेज से ए लेवल में कामयाबी के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की तैयारी में लगा हुआ था। इसका एडमिशन और रिहाइश के मामलात मुकम्मल हो चुके थे। वो ना सिर्फ गैर मामूली ज़हीन था बल्कि इंतहाई मुहज़्ज़ब और फर्माबरदार लड़का था और सिकंदर मलिक के फैसले पर इसने कोई इतराज़ न किया था। ईमान जहाँ तौफीक कमाल की आंख का तारा थी, वहीं जहांज़ेब सिकंदर मलिक का गरूर था। ये रिश्ता दोनों ख़ानदानों को करीब ले आया था और इनके वक़ार में इज़ाफ़े का बाइस बना था। सिकंदर कमाल टेक्सटाइल की साख पहले से ही कई गुना बढ़ा चुके थे। जहांज़ेब के लंदन जाने से पहले इसका निकाह ईमान से कर दिया गया था। ईमान इन दिनों महज़ 18वें ग्रेड में थी, लेकिन सिकंदर मलिक को ना कहना तौफीक कमाल के लिए मुमकिन ना था। वजह कारोबारी नहीं थी बल्कि तौफीक कमाल इनकी अपने बड़े भाई जैसी इज़्ज़त करते थे। तैयबा जहांज़ेब के साथ ही लंदन मुंतकिल हो गई थी क्योंकि जे&एस फार्मा का दफ्तर भी लंदन में ही था और सिकंदर मलिक अक्सर वहाँ आते जाते रहते थे और वैसे भी इकलौते बेटे से दूर रहना इन्हें मंजूर न था।
बेवाटर में एजवेयर रोड पर जहाँ ज़्यादातर अरबों के आलीशान मकानात थे, सिकंदर मलिक ने एक विला खरीद रखा था। सेंट्रल लंदन में रिहाइश की बड़ी वजह एलएसआई से नज़दीक होना, वरना लंदन में भी दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह ट्रैफिक के मसाइल अरूज पर थे। सिकंदर और तैयबा नहीं चाहते थे ट्रैफिक से तंग आकर जहांज़ेब हॉस्टल को तरजीह दे। कमरे में एसी की ठंडक थी, लेकिन वो पसीने में भीगी हुई थी। इसके जिस्म में हल्की सी कपकपाहट थी, शायद वो अब तक इसी ख्वाब के ज़ेर असर थी। कमरे में गुप्त अंधेरा था। इसने जल्दी से साइड लैम्प का बटन ऑन किया था। कमरे में लैम्प की रोशनी बिखर गई थी। अचानक रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया गई थी। चंद लम्हे लगे और फिर हर मंजर साफ हो गया था। वो अपने कमरे में थी और सुबह के 4 बज रहे थे। इसने सुकून का सांस लिया था। एक बार फिर से इस ख्वाब ने बेतहाशा डरा दिया था। बचपन से सर टिकाकर वो आंखें मूंद कर बैठी थी। इसे पहले भी वक्फे से ख्वाब परेशान करता था और आज भी इसने सब इसी सीक्वेंस में दिखाया गया था। इसके गहरे स्याह और सिल्की बाल स्टाइल से माथे पर बिखरे हुए थे। इसकी पेशानी चौड़ी थी, इसकी रंगत साफ थी, इसकी आंखें इसके चेहरे का शायद सबसे दिलकश हिस्सा थी। ये इसलिए भी क्योंकि वो आज तक इसका चेहरा ना देख पाई थी। इसकी आंखों का रंग गहरा स्याह और वो बेतहाशा खूबसूरत थी। इनमें किसी वादी में गहराई सी थी, एक ऐसी तूफान सी सकूत था। वो किसी जजीरे से पुरसरार सी थी। इनमें वो बहता जिसे समझने में एक उम्र गुजर जाए। वो इतनी दिलकश थी, इन्हें देखकर दुनिया भूल जाती। इसकी भौहें जुड़ी हुई और बहुत बड़ी-बड़ी थी, बहुत साफ वाज़ेह जैसे तराशी गई हों। इससे आगे वो इस बार भी कुछ न देख पाई थी और इसकी आँख खुल गई थी। हर बार की तरह इस बार भी इसे ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत लग रहा था, जैसे वो ये सब कुछ देख चुकी हो या फिर देखने वाली है। शायद इसके छठे हिस्से से कुछ आगाह कर रही थी। इसके तख़ील ने इसे कई बार ये कहा कि इसके ख्वाबों में दिखाई दी थी। वो जानती थी कि इसे अगले कई दिन वो बेचैन रहेगी, इसे वो आँखें अपना इसार किए महसूस होंगी। वो उलझने लगी थी मगर अपनी इस कैफियत पर कंट्रोल ना कर पाएगी। इसे ख्वाब अपनी पूरी जज़्बात के साथ याद रखता था। वो अगर कभी इस शख्स को देखती तो एक लम्हे में इस आँखों से पहचान जाती। वो उसकी आवाज़ बता रही थी और ईमान कमाल इस आँखों के इश्क में मुब्तला थी। आइडल परस्ती की आखिरी हद शायद इसे ही कहते हैं। आज सुबह जहांज़ेब सिकंदर आ रहा था। सिकंदर अंकल का होनहार बेटा, जिसकी तारीफ़ें करते और कामयाबियों के किस्से सुनाते इसके डैडा की ज़ुबान ही थकती थी। जहांज़ेब के लिए इनके दिल में ख़ास जगह थी क्योंकि वो इनकी लाडली बेटी का शौहर था। तो कहीं वो जहांज़ेब तो नहीं, कैसी बचकाना बात ज़हन में आई थी। हालांकि सिकंदर को तो वो कई बार देख चुकी थी, लेकिन अब कई साल से वो लंदन में था और चूँकि वो खुद एक रवायती लड़की ना थी जो शौहर से मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठी करने में खुद को हलकान करती रहती, इसने पिछले कई साल से जहांज़ेब को देखा तक ना था और ये महज एक इत्तेफ़ाक था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जहांज़ेब अपनी डीपीए में मसरूफ़ हो गया था। सिकंदर मलिक और तैयबा तो इसके साथ ही थे। ऐसे में जहांज़ेब को पाकिस्तान आने की ज़रूरत भी क्या थी। सिकंदर मलिक अलबत्ता अक्सर पाकिस्तान में होते, तैयबा आंटी भी आती जाती रहती थी। अब वो 2 माह पहले इसने अपना डॉक्टरेट मुकम्मल किया था और इस दौरान वो सिकंदर मलिक के साथ लंदन ऑफिस को भी संभाल रहा था। तौफ़ीक कमाल और हीरा तो इससे पिछले 9 सालों में 2-3 बार मिल चुके थे और हर बार इनके पास इसकी तारीफ़ों के अनबार होते थे। और उमर कमाल तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंग्लैंड ही में रहा था और मास्टर्स में यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद इसकी जहांज़ेब से पाबंदी से मुलाकात रही थी। अपनी बचकाना सोच पर खुद को मलामत करती वो सोने के लिए लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठी तो अब तक ख्वाब वाली बात दिमाग पर हावी थी। इसके चेहरे को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो डिस्टर्ब है। ऐसे में 2 पुरकशिश से आंखें अब इसका ताक़ुब कर रही थी। उस कैफ़े से निकलकर नॉर्मल होना चाहती थी और शायद इसकी बस में ना था, लेकिन वो नॉर्मल दिख तो सकती थी ना। अपनी रूटीन के मुतज़ाद गहरे नारंगी और सुर्ख रंग का टाई एंड डाई वाला सूट, नेट का फुल कढ़ाई वाला सूट, आंखों में काजल और होंठों पर आज पीच लिपस्टिक लगाए वो कतरे फ्रेश लग रही थी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरे नज़दीक तुम्हारा ये रवैया इंतहाई अहमकाना है। ड्राइंग हॉल में कदम रखते इसे तौफ़ीक कमाल की आवाज़ सुनाई दी थी। लगता है आज फिर उमर भाई के साथ डैडा की बहस हो रही है। तासिफ से सोचते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। डाइनिंग टेबल पर हीरा और ज़हीम सर झुकाए नाश्ता कर रहे थे और तौफ़ीक कमाल उमर को घूर रहे थे। डैडी आप समझ क्यों नहीं रहे, इससे बेहतर लोकेशन फैक्ट्री के लिए मिलना बहुत मुश्किल है और फिर मैं तमाम मामला तय कर चुका हूँ। बाप की नाराज़गी को देखते उमर ने धीमे लहजे में कहा था। उमर कमाल, मैंने सारी ज़िंदगी फेयर प्ले किया है, जो मेरे मुक़द्दर में ना हो मैंने इसको कभी फाउल करके हासिल करने की कोशिश नहीं की। अगर वो पार्टी ईमान को कमरे में देखकर तौफ़ीक कमाल ने बात अधूरी छोड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। ईमान ने सबको सलाम कर मुस्कुराते हुए अपनी महसूस जगह पर बैठ की थी। ड्राइंग रूम का माहौल अब बदल चुका था। ईमान की मौजूदगी में इसके हर दिल अजीज़ उमर भाई को तौफ़ीक कमाल अब क्या
कहते, ये आज तुम सुबह से क्यों तैयार हो गई हो? लंच तक तो बासी हो जाओगी, ज़हीन ने शरारत से कहा था। और सब मुस्कुरा दिए थे। माँ ने खजानी में नज़र से ज़हीम को देखा। वो ज़हीम का मजाक समझ गई थी। मानो फाइनल कब है। उमर की बात पर ईमान अपने इम्तिहानात का बताने लगी थी। बचपन में उमर एक बिल्ली का बच्चा लाया था जिसे मानो कहा जाता था। वो ईमान का लाडला था और फिर कुछ अर्से बाद पार्क में खेलते हुए गुम हो गया था, लेकिन ईमान का रोना शुरू हो गया था। ऐसे में उमर ने इसे संभाला और कहा कि एक मानो चली गई है तो क्या हुआ, मेरी मानो तो तुम हो। और ऐसे ईमान उमर की मानो हो गई थी। वैसे तो ईमान घर भर की लाडली थी, लेकिन उमर से वो सबसे ज़्यादा करीब थी। उमर कमाल वो था जिनकी जान ईमान में थी, किसी तोते में नहीं। ईमान को अपने भाई सब से अच्छे लगते थे क्योंकि उन्होंने आज तक ईमान की कोई बात नहीं टाली थी। बस इनमें एक ही खामी थी और इस पर अक्सर इनका डैडी के साथ तनाज़ा रहता था। वो तकदीर से ज़्यादा तदबीर पर यकीन रखते थे और इसमें हंसे तजावीज़ करते थे। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातों के बाद सब अपने कामों पर निकल गए थे। ईमान, आज इतनी जल्दी जा रही हो, सब ठीक तो है ना? सना ने पार्किंग की तरफ जाकर देखकर सवाल किया था। हाँ, सिकंदर अंकल की फैमिली आज लंच पर आ रही है। बेतासुर चेहरे के साथ माँ ने वजह बताई थी, कहीं जान तो नहीं आ गया? सना ने शौकी से पूछा था। हाँ, वो भी आ रहा है, ईमान ने बेनियाजी से जवाब दिया था। कितनी अजीब लड़की हो ईमान तुम। तुम्हारा शौहर 9 साल बाद तुमसे मिलने आ रहा है, तुम हो के बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो, ज़रा रोमांटिक नहीं हो तुम। मैं होती ना तो पता नहीं कितनों को पता चल जाता। सना ने रूठेपन से कहा था। आपके क्या कहने हैं सना जी, आप तो होती तो कॉलेज में आज पम्फलेट तकसीम होते। माँ ने हंसते हुए कहा था। यार, लड़कियां तो मंगनी करके ख्वाबों में खो जाती हैं। तुमने अफसानों की हीरोइनों को नहीं पढ़ा, कैसे मंगेतर या शोहर के नाम पर इनके चेहरे जोर अंगारी हो जाते हैं। सना ने शौकी से कहा था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं फसाद अफसाने की हीरोइन नहीं हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ, और इस वक्त अगर मैं लेट होगी तो मेरी मम्मी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाएगा। ईमान ने हंसकर बात टालते हुए कहा था। अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराते हुए ईमान गाड़ी में बैठ गई थी। अल्लाह हाफिज़। सना ने तासीर से सर हिलाया था। सना ठीक कह रही थी। ईमान हरगिज़ नॉर्मल एक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें ईमान का भी क्या कसूर था? वो आइडल परस्ती की जिस इंतहा पर थी, वहाँ से इसे जहांज़ेब दिखाई ही ना देता था। ईमान के ख्वाब इसे जहांज़ेब के मुतालिक सोचने कहाँ देते थे। ईमान रिवायती लड़कियों की तरह भले जहांज़ेब का नाम सुनकर सुर्ख ना होती, मगर शुरू के चंद साल इसे अपना किसी से मंसूब होना अच्छा लगा था। मगर जैसे जैसे इसने शऊर की मंजिलें तय की थी, जहांज़ेब के बारे में सोचना इसने छोड़ दिया था। वो इतने सालों में कभी पाकिस्तान नहीं आया था, इसने कभी कोई पैगाम, कोई तोहफ़ा नहीं भेजा था। इसकी ख्वाहिश थी जहांज़ेब इसकी सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम दे। वो सोचती शायद इस बार ईद पर वो अचानक इसे कॉल करके हैरान कर दे, लेकिन इसने ईमान के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश ना की थी। ईमान के पास मोहब्बतों की कमी ना थी, मगर इसके लिए अपने शोहर की मोहब्बत अनमोल थी। वो जो इसकी अब जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था, वो जिसका नाम इसके नाम के सालों पहले जुड़ गया था। इसके दिल में ईमान के लिए अगर कोई जज्बात ना हुए तो वो ऐसी ज़िंदगी का तस्वुर ईमान को उदास कर देता था। ये रिश्ता इनके बड़ों ने जोड़ा था और वो दोनों इसे निभाएंगे, लेकिन क्या ये रिश्ता मोहब्बत के बगैर होगा? वो जिसका नाम इसके नाम के साथ सालों पहले जुड़ा था, इसके दिल में ईमान के लिए अगर कोई जज्बात ना हुए तो ऐसी ज़िंदगी का तस्वुर ईमान को उदास कर देता था। ये रिश्ता इनके बड़ों ने जोड़ा था और वो दोनों इसे निभाएंगे, लेकिन क्या ये रिश्ता मोहब्बत के बगैर होगा? कभी कभी वो खुद को इस शहजादी से तशबीह देती थी जिसके माँ बाप ने नजूमियों की पेशन गोई से डर कर एक ऐसे महल में रखा था जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच सकती थी। इसके पास सब कुछ था, मगर इसके अंदर सूरज को न देखने की उदासी थी। ईमान के पास भी बिन मांगे सब कुछ था, मगर मोहब्बत के दिए की जोत से इसके ज़िंदगी खाली थी। चंद महीनों से एक ख्वाब इसके खवासों पर सवार था। वो किसी ऐसे शख्स का अधूरा चेहरा देखती थी जिसमें इसकी पुरकशिश आंखें इतनी वाज़ा और हकीकी महसूस होती कि ईमान को लगता वो इसके पास ही है, और फिर कब वो अपने इस आइडल की मोहब्बत में गिरफ्तार होगी इसे पता ना चला। वो जानती थी वो जो कुछ देख रही है इसे कुछ न कभी ना पा सकेगी, लेकिन वो इमेजिनेशन की इंतहा पर थी। इसे ख्वाब देखना अच्छा लगता था। लंच पर सब घर पर मौजूद है। मिस्टर और ब्राउन के मस्टर्ड और ब्राउन के कंट्रास्ट में टखनों तक आता फ्रॉक जिसके गले और घेरे पर कढ़ाई थी, और साथ में मस्टर्ड दुपट्टा और हम रंग ट्राउज़र में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अपने सिल्की के बाल खोले, आंखों में काजल और होंठों पर लिप ग्लॉस लगाए वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही थी। इसकी उंगलियों में एक दो नाजुक सी अंगूठियाँ और कलाई पर बंदी हुई घड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। पुरएतमाद अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल होते इसने सबको मुश्तरक का सलाम किया था। वालेकुम सलाम। सिकंदर मलिक और तैयबा से देखकर हमेशा की तरह निहाल हो गए थे। कैसी है मेरी बेटी? तैयबा ने उठकर इसे गले लगाया, अपने साथ बिठाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? इसने मुस्कुराते हुए पूछा था। मैं भी ठीक हूँ, अकेले बोर होती रहती हूँ, इसलिए सोच रही हूँ कि जल्द ही अपनी कंपनी का बंदोबस्त कर लूँ। जो मैंने अल्फाज में कही, इनकी बात का मतलब समझ के इसने सर झुका लिया था।
डीनम और ब्लैक पोलो शर्ट में वो काफ़ी रफ से हुलिये में था। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, चौड़ी पेशानी से लेकर से जेल से पीछे किए ब्राउनिश बाल, गोरी रंगत तो चेहरे पर संजीदगी लिए वो पहली नज़र में ईमान को बड़ा मगरूर लगा था। इसने सिर्फ एक बार ईमान को देखा था, फिर उमर से आस्ता आवाज़ में बातें करने लगा था। शायद वह दोनों कोई कारोबारी डिस्कशन कर रहे थे। सिकंदर मलिक और तौफीक कमाल की अपनी गुफ्तगू जारी थी और तैयबा अब हीरा से किसी पार्टी के मुतालिक डिस्कस कर रही थी। इसने नज़र उठाकर हसरत से जहांज़ेब की तरफ देखा था, जो इस वक्त ड्राइंग रूम में इसकी मौजूदगी से बेनियाज था, और फिर इसकी नज़रें बेख्तियार जहांज़ेब की आंखों पर जाकर ठहर गई थी। जहांज़ेब ने शायद खुद पर इसकी निगाहें महसूस की थी, तभी इसने मुंह उठाकर ईमान की तरफ देखा। यह कर दोनों की नज़रें मिली थी और दोनों ने झुका ली। जहांज़ेब ज़ेरे लब मुस्कुराता, फिर उमर की तरफ मुतवज्जा हो गया। इस वक्त वो अपने कमरे में तन्हा थी, बेड पर टेक लगाए बहुत उदास बैठी थी। तो क्या ये तय है कि अब उमर पर नहीं मिलना? तो फिर ये उमर भी क्यों तुमसे गिर नहीं मिलना? इस रात ईमान अपने कमरे में घंटों रोती रहती। जब दिल टूटता है तो आवाज़ भी नहीं आती, मगर न जाने आंखों को कैसे खबर हो जाती है कि ज़र्ब पड़ी है। कितनी हसरत से इसने जहांज़ेब की आंखों को देखा था। वो काबिल सताइश थी। बिलाशुबा जहांज़ेब एक हैंडसम मर्द था, मगर ये आंखें वो नहीं थी जिन्हें देखने की ईमान को हसरत थी। जहांज़ेब बहुत मशहूर और लिए दिए रहने वाला बंदा था। इसकी तबीयत में वो ठहराव था, वो काफ़ी बातूनी था, लेकिन अपने हल्का बाप की हद तक। इसे ईमान में बस यही दिलचस्पी थी कि वो इसके माँ बाप की पसंद थी, और क्यों इसने किसी से शादी तो करनी ही थी, तो फिर ईमान से ही क्यों ना करती, ईमान से ही क्यों ना करता। इससे ज़्यादा इसने ईमान के लिए कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज अब जब इसने ईमान को इतने सालों बाद अपने सामने देखा तो नजरें हटाना भूल गया था। वो किसी साहिरा की तरह इसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी, मगर यह वक्त जज्बात दिखाने का नहीं था। इसकी और ईमान की सारी फैमिली के सामने वो हरगिज़ कोई ओछी हरकत नहीं कर सकता था। इसे टीनेजर की तरह बिहेव नहीं करना था, भले सामने इसकी मनकूहा ही क्यों ना हो। इसने फ़ौरन ही उमर की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जो उसे अपनी नई फैक्ट्री के मुतालिक बता रहा था, और जिसकी ज़मीन का सौदा आजकल में होने वाला था। इसने महसूस किया था इसे कोई देख रहा है। वो ईमान थी जो गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रही थी, और फिर इसने घबराकर अपनी घनी पलकें झुका ली। बेशक वो लड़की दिल में उतरने की सलाहियत रखती थी। अभी थोड़ी देर पहले इसने पापा से ईमान का मोबाइल नंबर लिया था और उससे मिलना चाहता था। एक दो बार इसे फुर्सत से देखना चाहता था और पूछना चाहता था कि वो इस दिन इसके चेहरे को इतने गौर से क्यों देख रही थी। फ़ोन की तीसरी बेल पर इसने कॉल रिसीव की। नंबर गैर शनासा सा था, और आम हालात में ऐसे नंबर को अटेंड करने का ईमान 10 बार सोचती, मगर जल्दी ही इसकी मत मारी हुई थी। पहले ही से कॉलेज से लेट हो रहा था, और अब ये मोबाइल बेवक्त चंगाड़ने लगा था। हेलो, तेज़ आवाज़ में काफ़ी रूड बोली थी वो। सासा अपने बालों में ब्रश भी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ईमान जहांज़ेब, जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ में मुस्कुराता लहजा। इसने शायद ये आवाज़ हाल में ही सुनी थी। ईमान का ब्रश करता हाथ रुक गया था। आप कौन है? इसने सवाल किया था। जहांज़ेब सिकंदर आवाज़ में संजीदगी थी। इतनी सुबह और आपके पास मेरा नंबर? वो खुद नहीं जानती थी इस वक्त इसे क्या कहना चाहिए और क्या कह रही थी। जहांज़ेब का फ़ोन इतना गैर मुतवक्का था कि वो बहुत नर्वस हो गई थी। आपको मेरे सोर्सेज़ का अंदाज़ा नहीं है मैडम, जहांज़ेब ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, मेरा मतलब है आपने अचानक कॉल की तो अब वो जो ज़ुबान से निकाल बैठी थी इस वक्त वापस तो नहीं ले सकती थी ना? जी, अंदाज़ा तो मुझे भी, और इसका इस्तेमाल भी आपने महज 9 साल के कम उम्र में कर लिया था। ये बात वो जहांज़ेब से कह नहीं पाई थी, बस दिल में सोच कर रह गई थी। कैसी हैं आप और क्या कर रही हैं? जहांज़ेब का अंदाज़ दोस्ताना था। कॉलेज के लिए निकलने लगी थी वो, अचानक बोल पड़ी थी और एकदम इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब जो इसकी कॉल करती थी तो ढंग से बात करने की बजाय से कॉलेज का बताने की क्या ज़रूरत थी? ओह गालबन, मैंने गलत टाइम पर फ़ोन कर दिया। इसने बुरा मनाए बगैर कहा था। मैं दरअसल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। अब इसके सिवा और क्या कहा जा सकता था? हैव अ नाइस डे। अभी आप कॉलेज जाएँ, फिर मैं किसी मुनासिब वक्त कॉल कर लूँगा। इसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया था। कॉलेज जाने की अफरा-तफरी बुलाकर वो जहांज़ेब की अचानक कॉल करने का सोच रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर अफ़सोस कर रही थी कि ऐसा भी क्या था इसके साथ। हाथ पाँव फूल के वो जहांज़ेब से ढंग से बात भी तो कर सकती थी ना। अपने नर्वस होने पर सीख-पा होती हुई ईमान कॉलेज के लिए निकल गई थी। आज ऑफिस में इसका पहला दिन था। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एस फार्मास्यूटिकल में अपना चार्ज संभालती इसने सिकंदर मलिक के चेहरे पर ये खुशी के जो रंग देखे थे वो इससे पहले कभी नज़र नहीं आए थे। ईमान से होने वाली सुबह इसकी टेलीफोन पर बात इसने काफ़ी हुजल किया था, लेकिन अब पापा का इसको अपने ऑफिस में इतने जज्बाती अंदाज में वेलकम करना आज इसका दिन बिलाशुबा एक यादगार दिन था। लंच टाइम में वो ईमान के मुतालिक सोच रहा था। इसे कभी कंफ्यूज और नर्वस सी लड़कियों में कशिश महसूस नहीं हुई थी। बिलाशुबा वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, मगर इतनी भी क्या मासूमियत कहकर अपने शौहर की कॉल सुन के तोते ही उठ जाए, और अगर मैं सामने चला जाता तो मोहतरमा किसी कोने में ही छुप जाती। इसने झंझलाते हुए सोचा था। कल जब इसने ईमान को देखा तो वो इसे अच्छी लगी थी। इसका हसीन पुरकशिश चेहरा, इसकी खूबसूरत आंखें, इसके खुले बाल, और सारा वक्त बेनियाजी में बैठी रही थी। इसे लगा वो काफ़ी कम गो है, लेकिन जहाँ से महज खूबसूरती से मुतासिर होने वालों में से ना था। इसने तवील अरसा मकड़ी में गुजारा था। इसके इर्द गिर्द बोल्ड और पुरअतमार लड़कियों का हजूम था। इसके साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां जो न सिर्फ ज़हीन थी बल्कि इनका दमाद आसमान का छोटा था। मगरिब की बेबाकी को एक तरफ ढककर वो सिर्फ अपनी क्लास वालों के
एतमाद को सोचता था, भी ईमान का आज का रवैया इसके लिए बहुत मायूस गुन था। आज सना की सालगिरह थी और हमेशा की तरह आज वो ईमान को ट्रीट देने के लिए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले आई थी। इस्तकबालिया पर 2 लोगों का कहकर वो दोनों अपनी टेबल सेलेक्ट कर चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को नज़रअंदाज करके वो अब पसंदीदा स्नैक की टेबल की तरफ जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, ईमान ने खूबसूरत लहजे में कोई धीमी आवाज़ में बोला था। ईमान ने चौंक कर देखा तो साथ वाली टेबल पर चाइनीज़ बॉय सर्व था और इसी टेबल से इसे खाना ले रहा था। चांसेब आप, ईमान ने आंखों में हैरत लिए कहा था, जी ये मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है और पाकिस्तान में था तो यहाँ बहुत आता था, इसलिए सोचा आज भी इसको आजमा लिया जाए। देखिए क्या आप इसका म्यार इतना ही आला है आज भी इसका म्यार इतना ही आला है, खुश मिजाजी से कहते हुए वो जवाब देते हुए मुस्कुराया था, जी इसमें कोई शक नहीं कि रवायती पाकिस्तानी खानों के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। और फिर इससे यहाँ का इंटीरियर। ईमान अब नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। हम सना ने दोनों को बातें करते देखा तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला खंगाल रही है। सना है मेरी बेस्ट फ्रेंड और क्लास वाला, मेरे साथ BBA कर रही है। सना ये जानसेब है, सिकंदर अंकल के बेटे। ईमान ने तारुफ करवाया। जानसेब की मुस्कुराहट कम हो गई थी। आज मेरी बर्थडे है और मैं ईमान को यहाँ ट्रीट देने के लिए लाई हूँ। ईमान के नामुकम्मल तारुफ पर सीखपा होती सना खुद ही बोल पड़ी थी, वो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जानसेब ने सना को मुबारकबाद दी थी। आप भी हमें ज्वाइन करें ना, सना ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं ज़रूर करता, मगर अब तो मैं अपना लंच तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी दिन। खुश अखलाकी से माजर करता हुआ मैं टेबल की तरफ बढ़ गया था। फिर थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट से जा चुका था। ईमान की सहेली की तरफ से बर्थडे ट्रीट थी और बिना बुलाए मेहमान होना इसे पसंद ना था। वैसे भी ईमान ने इसका तारुफ करवाते हुए जो एहतियात बरती थी, जिसे सुनकर जानसेब के लिए रुकना मुश्किल हो गया था। ईमान की नज़रों ने हाल से बाहर जाते ईमान जानसेब का तारुफ किया, रुवाया था। क्या रैशिंग पर्सनैलिटी है यार, सना ने जज्बाती अंदाज में कहा था। ईमान मुस्कुरा दी थी, थोड़ा आकड़ू नहीं है। सना ने तबसरा जारी रखा था, नहीं इसने कहा ना वो अपना खाना ख़त्म कर चुका है, ईमान ने आहिस्ता से बोला था। ईमान का जहन इस दिन वाली कॉल में अटका हुआ था जब जानसेब ने ईमान को अचानक कॉल करके हैरान कर दिया था। ईमान घबराहट में जानसेब से अच्छी तरह बात भी ना कर पाई थी, शायद वो इसीलिए खफा हो। वैसे भी इस दिन के बाद इसने ईमान को दोबारा फ़ोन नहीं किया था, ईमान ने सोचा। वैसे तो इस दिन के बाद अगले चंद दिन जानसेब के ऑफिस में काफ़ी मसरूफ़ रहते थे। फैक्ट्री जाना था, कुछ तारीफ़ी मीटिंग्स अटेंड करनी थी। एक दो ऑफिशियल डिनर थे जो इसके कारोबारी दोस्तों ने जानसेब की पाकिस्तान आमद और कंपनी में शमूलियत के पेश नज़र दिए थे। मगर वो फ्री भी होता तो ईमान को दोबारा फ़ोन करने की हिमाकत ना करता। शायद ईमान को फ़ोन करके पहले ही वो गलती कर चुका था। इस रात सब लोग डिनर में मसरूफ़ थे जब जानसेब के मोबाइल पर होने वाली बेल ने सबको इसकी जानने पर मुतवज्जा किया था। एक दोस्त की कॉल, एक्सक्यूज़ मी, वो कहता हुआ जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठा था। मोबाइल स्क्रीन पर ईमान का नंबर देकर इसने बहाना बनाया था और अपने कमरे की तरफ चल दिया। हेलो तेजी से अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसने कॉल रिसीव की थी। आप मसरूफ़ तो नहीं है, ईमान ने खूबसूरत लहजे में पूछा था। मैं मसरूफ़ हूँ, फिर भी आप पर जितना मसरूफ़ हरगिज़ नहीं होता कि ढंग से बात भी ना कर पाऊँ। जानसेब ने बदला चुकाया था। मैं माज़रत चाहती हूँ, आपकी अचानक कॉल आ गई थी, फिर मैं इस दिन कॉलेज से लेट हो रही थी, इसलिए आपसे मुनासिब बात ना कर सकी, ईमान ने वजाहत दी थी। चलो छोड़ो इस किस्से को, ये बताया सिकंदर अंकल के बेटे को इस वक्त फ़ोन कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी माफ़ करने वालों में से ना था। आप खफा हैं, ईमान ने डरते हुए पूछा था। मेरी क्या मजाल जो तौफीक अंकल की बेटी से नाराज़ हूँ। मुस्कुराते हुए इसे शर्मिंदा करने में मसरूफ़ था। वैसे क्या हमारा बस यही तारुफ है, जानसेब बोला था। इससे ज़्यादा भी है क्या, ईमान ने जताते हुए कहा था। वो तो ये गिला है मोहतरमा को। फिर करा देते हैं अपना तारुफ, बताएं कब और कहाँ, जानसेब ने बेतकल्फ़ी से पूछा था। जानसेब मेरा ये मतलब नहीं था, ईमान गड़बड़ा गई थी, लेकिन मेरा तो यही मतलब था। बताओ कब और कहाँ मिलोगी, वैसे भी तुम्हारी एक चीज़ तुम्हें पहचानी है। जानसेब का मूड खासा खुशगवार था, ईमान से तो पहले ही मिलना चाह रहा था। अब जानसेब इतनी बातें हो रही हैं तो मुलाकात का प्लान भी बना लिया था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, सब लोग क्या सोचेंगे। जानसेब की बात सुनकर ईमान तो घबरा ही की थी। यही कि मिस्टर और मिसेस शादी से पहले मिलना चाहते हैं, जानसेब शौक लहजे में बोला था। तुम फिक्र मत करो, मैं तौफीक अंकल से खुद पूछ लूँगा, तुम सिर्फ इतना बताओ कब मिलोगे। जानसेब ने इससे पूछा था और इसका मसला हल कर दिया था। इस वीक तो नहीं, कुछ मसरूफियत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और फिर नेक्स्ट वीक से फाइनल एग्जाम भी है, इसके बाद सोचा जा सकता है। ईमान ने अपना सारा प्रोग्राम बता दिया था। काफ़ी लंबा इंतज़ार करवा रही हैं बेगम साहिबा। चलो कोई नहीं, मैं ज़रा ऑफिस में दो हाथ कर लूँ, आजकल वैसे भी मसरूफ़ को ज़्यादा ही। खुशगवार मूड में जानसेब ने कॉल बंद की थी। आज ईमान की कॉल ने से काफ़ी रिलैक्स कर दिया था। जानसेब से बात करके ईमान पुरसुकून हो गई थी। वो नहीं चाहती थी इनके रिश्ते के आगाज़ में ही इख्तलाफात या गलतफहमियाँ जगह बना ले। इसे अपनी पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना था। जानसेब को ऐसे तासुर नहीं देना था कि ईमान के दिल में किसी और की तस्वीर बसी है, जिस चेहरे को इसने आज तक कभी देखा ही नहीं। और फिर क्या पता ऐसा कोई है भी या नहीं, और अगर हुआ भी तो ईमान हरगिज़ जानसेब से अपना तारुफ को ख़राब नहीं करने का नहीं सोच सकती। ये इसके डैड का फैसला था जो उन्होंने इसके हक में लिया था। ईमान इन्हें कभी ही निराश नहीं करना चाहती थी।
कॉफ़ी का कप लेकर वो स्टडी के दरवाजे पर खड़ी थी। उमर भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। स्टडी में लैपटॉप पर उंगलियां चलाते उमर के सामने इसने कॉफ़ी का कप रखा था। बोलो। मानो उमर की नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी। ध्यान ईमान की तरफ था। हिबा की शादी है, कल मेहंदी का फंक्शन है और सईम को कल अपने फ्रेंड के साथ जाना है। आप मुझे पिक एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी सहेली की शादी पर जाने के लिए। इसे उमर से पिक एंड ड्रॉप दरकार थी क्योंकि तौफीक कमाल को ईमान का नाइट टाइम ड्राइविंग करना पसंद ना था, जबकि ड्राइवर के साथ ईमान कहीं जाती नहीं थी। ऐसे में अगर इसे शाम को कहीं जाना होता तो अक्सर सईम से ही फंसता था, लेकिन आज वो साफ बचकर निकल गया था। कहाँ है फंक्शन? उमर ने एक नज़र ईमान को देखा था। डिफेंस क्लब में। ईमान ने फंक्शन का वेन्यू बताया था। अच्छा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, जब वापस आना हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ईमान को लगा था उमर इस इनकार कर देगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। गुलाबी और पीला कामदार टखनों तक आता लंबा फ्रॉक पहने, चूड़ीदार पजामा, साथ पाँव में कीमती 3 इंच लंबी हील, गोल्डन सैंडल, माथे पर सुनहरी बिंदिया और कानों में बड़े बड़े अवेजे, खुले बाल और अपने महसूस मेकअप में वो पाकिस्तान की परी मालूम हो रही थी। उमर ने प्यार भरी नजरों से ईमान को देखा था। जल्द ही इसकी मानो दुल्हन बनने वाली थी। इसे ईमान का ये सजा सवरा रूप बहुत प्यारा लगा था। उसने दिल से इसे खुश रहने की दुआ दी थी। जब हिबा की मेहंदी के लिए ईमान और सनापुर बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। वो इन दोनों की मुश्तरका दोस्ती और दौरान तालीम ही इनकी शादी हो रही थी। इसकी शादी इन दोनों के लिए एक दिलचस्प तजुर्बा थी। उमर ईमान को ड्रॉप करने आया था। बाहिर हिबा के वालिद से इस्लाम दुआ के बाद वो जाना चाहता था, लेकिन असगर साहब इसे ज़बरदस्ती अंदर ले आए थे। लेकिन फिर 10 मिनट बाद ही उमर इजाज़त लेकर निकल गया था। ईमान इस दौरान उमर के साथ साथ थी और जब वो चला गया तो ईमान हिबा के पास चलेगी। तो फिर आज हम मिल रहे हैं। जानसेब ने हुक्म सुनाया था। ईमान के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे और अगले दिन जानसेब ने कॉल कर दी थी। अचानक ही मिलने की फरमाइश कर दी थी। आपने डैड से बात की? ईमान ने पूछा था। वो भी कर लेता हूँ। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। मैं जानता हूँ तौफीक अंकल तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। और फिर हीरा ने खुद इसे जानसेब के साथ डिनर पर जाने का कहा था। जानसेब सही कह रहा था। इसके डैड ने भला क्यों इनकार करना था? सुनो, मैं अभी ऑफिस से बाहर हूँ और माल रोड से नज़दीक हूँ। मुझे यहाँ कुछ काम है। तुम्हें पिक करने डिफेंस आया तो फिर हम लेट हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, अभी घर से निकलो। जितनी देर में तुम पहुँचोगी मैं भी फ्री होकर आ जाऊँगा। मसरूफ से लहजे में बोलता साथ साथ कुछ काम भी कर रहा था। कुछ साल पहले तौफीक कमाल मॉडल टाउन से सब डिफेंस में शिफ्ट हो गए थे और सिकंदर मलिक अब इनके हमसाए नहीं थे, और अगर होते भी तो जानसेब इस वक्त फिरोजपुर रोड पर वाक़या PCSR के हेड ऑफिस में था। इसका ईमान के साथ 7 बजे का टाइम सेट था और अब 6:40 हो रहे थे। इसे अभी यहाँ मज़ीद आधा घंटा रुकना था। ऐसे में वो पहले डिफेंस आए, फिर ईमान को पिक करके दोबारा मॉल पर आए। इसकी बजाय से यही मुनासिब लगा कि ईमान को खुद यहाँ आ जाए और वो अपना काम ख़त्म करके 10 मिनट में होटल पहुँच जाए। अच्छा, मैं अभी कुछ बिज़ी हूँ, तुम पहुँच के मुझे कॉल करना, मिल के बात होगी। अपनी मसरूफियात का बताकर जानसेब कॉल बंद कर चुका था, लेकिन ईमान को मुश्किल में डाल चुका था। तौफीक कमाल और हीरा किसी डिनर के लिए निकल रहे थे। उमर अभी घर नहीं पहुँचा था। वैसे भी वो अक्सर लेट कर आता था और सईम अभी अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया था। वो अक्सर कंबाइंड स्टडी के लिए एक दूसरे के घर इकट्ठे हुआ करते थे। ईमान को जानसेब के साथ डिनर पर जाना था और जानसेब ने ही से पिक करना था। ये बात सबको मालूम थी, लेकिन अब अचानक जानसेब ने प्रोग्राम में तब्दील कर दिया था। शायद वो नहीं जानता था ईमान को रात में गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त ना थी। मरता क्या ना करता के मुतरादिफ ईमान ने अल्लाह का नाम लिया। गाड़ी निकाल कर मेन रोड की तरफ चल पड़ी थी। इसका अपना शहर था। यहाँ वो दिन में बेझिझक घूमती फिरती थी, मगर रात में वो अकेले वो कभी नहीं निकली थी। अक्टूबर के आखिरी दिन थे और आजकल मगरिब 5:45 हो जाती थी। वो कोई डरपोक लड़की हरगिज़ ना थी, बस अपने डैड के असूलों को नज़रअंदाज करने से अच्छा ना लगता था। हिम्मत करके वो अकेली ही आ गई थी। इसे आज 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन जानसेब अभी तक ना आया था। अलबत्ता इसका फ़ोन आ गया था कि वो रास्ते में है। इधर ट्रैफिक जाम, मुझे हरगिज़ उम्मीद ना थी कि मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगा। बेतकल्फ़ी से कुर्सी खींचता हुआ इसे लाहौर की सड़कों पर होने वाली ट्रैफिक का बता रहा था। मुझे लगा मैं लाहौर नहीं लंदन में ड्राइव कर रहा हूँ। 9 साल में काफ़ी तब्दीली आ गई है ना। यहाँ पानी का गिलास पीते उसने तबसरा किया था। इस दिन के बरक्स आज वो ब्लैक 2 पीस में था। ग्रे शर्ट पर ब्लैक और ग्रे सिल्क टाई, बालों को जेल से पीछे किए वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। इसने एक नज़र ईमान को देखा जो ब्लैक शिफॉन के इवनिंग वेयर में काफ़ी दिलकश लग रही थी, मगर इसके अक्सर नज़रअंदाज करता वो इसे ट्रैफिक जाम और अपनी मसरूफियात के किस्से सुना रहा था। होंठों पर मदम से मुस्कुराहट और दिल में बेतहाशा बेजारी लिए वो खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। वो बिजनेस की स्टूडेंट थी और घर में भी इसके डैड और उमर भाई कारोबारी बातें करते रहते थे, मगर इस वक्त जानसेब के साथ डिनर करते हुए कारोबारी मसरूफियात, लंदन और पाकिस्तान की ज़िंदगी के फ़र्क और पाकिस्तान में बढ़ते क्राइम और करप्शन की शर पर
बहस करने के मूड में तो कतई नहीं थी। इस डिनर पर वो काफ़ी बदमज़ा हुई थी। इसे लगा जानसेब इसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है या फिर वो अपने सामने किसी को खातिर में लाता ही नहीं था। वो दोनों पहली बार अकेले मिले थे। उसकी बीवी थी, मगर जानसेब की बातें इसके रिश्ते के हवाले से हर कुछ भी ना था। हालांकि इस दौरान वो काफ़ी खुशगवार मूड में था, मगर ईमान बहुत बोर हो गई थी। ध्यान बार बार इसी बात पर जा रहा था कि अभी इसके लिए अकेले ड्राइवर करके घर वापस जाना है और फिर डैड की डांट। हालांकि तौफीक कमाल ने ईमान को कभी नहीं डांटा था, लेकिन ईमान ने कभी ऐसा किया ही कुछ ना था कि तौफीक कमाल को बुरा लगे। तुम बोर तो नहीं हो रही? स्टीक का टुकड़ा काट कर कांटे से लगा इसने ईमान से पूछा था। बिल्कुल नहीं, अपनी आपकी इतनी मालूमाती बातों पर बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी इस रेस्टोरेंट के माहौल में करंट और फॉरेन अफेयर पर बड़ी गुफ्तगू हो सकती है। ईमान ने तंज किया था और इसकी बात पर जानसेब पर हंसने लगा था। अच्छा भाई सॉरी, क्या करूँ, पहले कभी डेट पर नहीं गया ना किसी के साथ। जानसेब ने नजरें चुरा कर कहा था। एक्सक्यूज़ मी, आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ डेट पर आई हूँ? आपने कहा था आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, शायद इसलिए मैं मिलने की हामी भरी थी। माँ ने फ़ौरन कहा था। अच्छा, मैं ख्वाहिश एक्साइटेड था कि आज एक हसीन लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूँ। जाज़ेम ने इसके चेहरे को अपनी निगाहों में रखते हुए कहा था। ईमान के चेहरे पर रंग बिखरे थे। ये तुम्हारे लिए सियाह मखमल की डबिया ईमान की तरफ बढ़ाते हुए जानसेब ने कहा था। खाना खाते वक्त वो जितनी संजीदा बातें कर रहा था और जिस दिमाग से इसने अपना खाना ख़त्म किया था, वो फ़कत डिनर के लिए ही आया था। ईमान ने इसकी तरफ देखा। एक नाजुक सा डायमंड का लॉकेट वाइट गोल्डन की चेन में जगमगा रहा था। ये मैं लंदन से लाया था, तुम्हें मिलकर ही मैं देना चाहता था। मुस्कुराते हुए जानसेब ने इसे बताया था। ईमान की आंखों में जुगनू उतर आए थे। कुछ लम्हे दिल में छुपे सितारों के तारों को छेड़ देते हैं और फिर कोई मध्यम सी धुंध आपके अंग अंग में बजने लगती है। बहुत खूबसूरत है वह। शुक्रिया आपका। अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। ईमान ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा था। हाँ, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया। जानसेब ने उठने से पहले कहा था। इस वीकेंड पर मम्मी पापा तुम्हारे घर आएंगे और आप। ईमान समझ रही थी कि पता नहीं क्या खास बात है और खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ आकर सब ससुर से अंदाज में पूछने लगी थी। मैं तो आना चाह रहा था, लेकिन मम्मी ने कहा कि शादी की डेट लेने लड़के खुद नहीं जाते। संजीदगी से कहते इसने ईमान को देखा, जिसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। चलो फिर, तुम्हें लेट हो जाएगा। गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल संभालता हुआ खड़ा हो गया था। एक शख्स इसे सच में हैरान कर रहा था। 9 बजे वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे, पार्किंग की तरफ बढ़े थे। ईमान को बाय कहता हुआ वो अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। 9:30 हो रहे थे। ईमान जानती थी अभी तौफीक कमाल और हीरा घर नहीं पहुंचे होंगे। उमर तो अक्सर लेट ही आता था, पर किसी तरह इसने इसे अब तक किसी ने इसे फ़ोन नहीं किया था। इसकी गाड़ी इस वक्त घर ना पाकर वो लोग ज़रूर इसे फ़ोन करते। इसका मतलब था घर पर कोई नहीं है। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। कितना अच्छा हो किसी को पता ही ना चले। वो अकेली घर को रात को निकली थी, लेकिन चौकीदार को तो मना नहीं कर सकती थी। मगर क्या डैड जो चौकीदार से इंक्वायरी करेंगे, इसने सोचा था। नहीं, इसके डैड के पास इतना फालतू वक्त होता ही कहाँ है। तमाम रास्ते इसका ध्यान इसी बात में उलझा रहा था। हालांकि वो आज जानसेब के बारे में सोचना चाह रही थी। इसका दिया पहला गिफ्ट इसकी ज़ुबान से निकले चंद तारीफ के लफ्ज़ों को इस वक्त इसे सिर्फ जानसेब याद था। वो इसकी ज़िंदगी की हकीकत था, इसके सामने था, और वो ख्वाब, इसकी कमाना, आइडियल परस्ती, वो सब कहीं पीछे रह गया था। मेन ब्लू रोड पर मुड़ने की बजाय इसने शॉर्टकट के लिए अपने घर की पिछली सोसाइटी का रुख किया था। यहाँ भी सारे मकानात बने न थे। काफ़ी बड़े बड़े फ्लैटों के दरमियान प्लाट खाली थे और कुछ ज़र तमीर मकानात भी थे जो तमीर थे। वहाँ इस वक्त हल्की हल्की लाइट जल रही थी। वो लोग अक्सर इस रास्ते से अपने घर की तरफ मुड़ जाते थे। ये रास्ता अंदर गलियों से होता हुआ इन्हें कम वक्त में घर पहुँचा देता था। माँ ने भी इस रास्ते से जल्द घर पहुँचने का फैसला किया था। ऐसे में वो मेन रोड के ट्रैफिक से बच जाएगी, इसने खुद को तसल्ली दी थी। दाएं गली से इसी वक्त एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से ईमान की गाड़ी के सामने आकर रुकी थी। ईमान अगर बर वक्त ब्रेक पर पाँव न रखती तो लाजमन इसकी गाड़ी सामने वाली स्याह गाड़ी से टकरा जाती। ऐसे सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुकने पर इसे गुस्सा तो बहुत आया था और वो अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए गाड़ी से निकलने ही लगी थी कि मगर फिर बिजली की तेज़ी से एक ख्याल जहन में गूंजा था। रात की इस पहर अंधेरी सड़क पर इसकी गाड़ी को ऐसे रोकना, ये कोई मुजरिमाना कार्रवाई भी हो सकती है। और फिर खौफ की एक सर्द लहर इसके पूरे बदन में सरायत करेगी थी। इसका ध्यान इस वक्त अपने पर्स और ज्वेलरी की तरफ था। मैं सब दे दूंगी। अखबारात में आने वाले आए दिन डकैती और कत्ल की वारदात जिसमें मज़ाहमत करने वालों को नुकसान पहुंचाया जाता था। जहन में आते ही इसने सोचा था कोई ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल रहा था, इसकी तरफ आ रहा था। अंधेरे में वो ज़्यादा देख नहीं पाई थी, फिर पेशानी से बदखवास भी हो गई थी। देर से इसने ईमान की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसका बाजू सख्ती से पकड़ के से बाहर निकला। वो जो कोई भी था, इसने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ था। ईमान ने इस अचानक अफ्ताब पर चीखने के लिए मुंह खोला ही ताकि इस शख्स का मजबूत हाथ इसके नाक तक आया था। ईमान अपने आवाज़ खोती चली गई थी। इसका असर भारी हो रहा था। चल लम्हे अपनी आंखों को मसल कर इसने खोलने की कोशिश की और फिर धुंधला गई थी। नज़रों के साथ इर्द-गिर्द का जायजा लिया। खुद को अजनबी जगह पर पाकर वो घबरा कर उठ बैठी थी। वो इस वक्त एक बड़े से अबनूसी पलंग पर बैठी हुई थी। कमरा काफ़ी पोशीदा और फिर सजावट वाला था। भारी पर्दे और कीमती कालीन। कमरे में एक सोफ़ा नुमा कुर्सी भी रखी हुई थी और टांग पर टांग रखे हुए कुर्सी पर इंतहाई इत्मीनान से बैठा था। ईमान को उठता देखकर वो भी अपनी जगह से पुरसकून बैठा हुआ था। कौन हो तुम और मुझे क्यों लाए हो? वो तकरीबन चीखते हुए बोली थी। इसकी आवाज़ के लर्जिश इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो बेहद खौफज़दा है। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया।
मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? अपनी हिम्मत एक बार फिर से जमा करके वो बोली थी। कुर्सी पर बैठे शख्स में हरकत हुई थी। धीमे कदमों से चलता हुआ ईमान के बिल्कुल सामने आ बैठा था। इतना करीब कि अब इसे देखने के लिए ईमान को अपनी आंखों को घुमाने की भी ज़रूरत ना थी। मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं लाया हूँ, बस कुछ पुराना हिसाब निकलता है। ईमान की तरफ देखते उसने मायने खेज नज़रों से कहा था। इसका लहजा बहुत ज़्यादा मगर पुरअसर था। लेकिन ईमान इस वक्त कुछ नहीं सुन पा रही थी। इस वक्त सिर्फ अपने सामने बैठे शख्स की आंखों में देख रही थी। इन आंखों को वो सैकड़ों में पहचान सकती थी। पिछले 2 घंटों से वो मुसलसल रो रही थी। कोई सवाल ना कोई इल्तिजा, बस खामोशी से आंखें मीना बरसा रही थी। कुछ देर वो इसे रोता देखता रहा, फिर ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया था। इसके रोने की हल्की हल्की आवाज़ अब भी इसे सुनाई दे रही थी। कब ये रात गुजरेगा और मैं इस मुसीबत से जान छुड़वाऊँ। उसने झंझलाहट में सोचा था, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। बर्गर का डब्बा और कोक का कैन ईमान के सामने रखते हुए उसने कहा था, जो अब कुछ देर से पहले अपना रोना का प्रोग्राम मौकूफ़ कर चुकी थी। इसे देखते ही फिर से आंसू उसके रुखसार पर चलने लगे थे। कंधे उचकाते हुए उसने ईमान को देखा, फिर कमरे से बाहर चला गया। सुबह के 4 बजने को आए थे। ईमान इसी हालत में बैठी थी। इसने खाने के सामान को छुआ तक ना था। फ़र्क सिर्फ इतना था, वो अब सो रही थी। आंसू की लकीर इसके गालों पर नुमायाँ थी, घुटनों पर सर टिकाए वो बहुत मासूम सी लग रही थी। वो चंद लम्हे इसकी मासूम हुस्न को देखता रहा था। चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ, एक संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। तो ईमान ने आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गई थी। इसके हाथ में कपड़े का मास्क था जो इसने ईमान की तरफ बढ़ाया था। ईमान ने चुपचाप वो मास्क पहन लिया था। वो रस्सी से इसके हाथ बांध रहा था। वो नहीं जानती थी इस वक्त वो कहाँ है और कितना वक्त यहाँ इस कमरे में बंद रहना है। शायद 1 दिन या फिर चंद घंटे या इससे ज़्यादा। सर दर्द से फट रहा था, भूख से हालत ख़राब थी। राहदारी से गुजर कर वो ईमान को घर के बाहर ले आया था। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल के इसे गाड़ी में धकेला और फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। इसे ड्राइविंग सीट संभालता हुआ वो गाड़ी को मेन गेट से बाहर निकाल रहा था। रास्ता तवील था या शायद ईमान को लग रहा था तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद गाड़ी रुक गई थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के कोने में उतार रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं गली से निकल ना जाऊँ तो खबरदार तुमने अपना मांस उतारा या शोर मचाया, वरना कभी तो दोबारा अपने घर वालों की शक्ल देख नहीं पाओगी। गुस्सैली आवाज़ में इसको धमकाता वो ईमान को पीछे सीट से बाहर निकाल रहा था। ईमान चुपचाप गाड़ी से निकल कर आई थी, बगैर किसी मज़ामत के इसके साथ चलने लगी थी। इसके जाने का इंतजार करने लगी। गाड़ी की आवाज़ अब दूर जा चुकी थी। ईमान ने मरे मरे हाथों से मास्क को अपने चेहरे से जुदा किया। सूरज अभी नहीं निकला था और सड़क पर खामोशी थी। उदास नज़रों से इसने रास्ते को देखा जहाँ चंद लम्हे पहले इसकी गाड़ी के टायरों के निशान बने थे। रात के 9:30 बजे उमर की कॉल तौफीक कमाल के मोबाइल पर आई थी। डैडी मानो कहाँ है? उमर ने पूछा था। क्या मतलब उमर? ईमान घर नहीं पहुंची अब तक? कमाल है, जानजेब ने इसे अभी तक ड्रॉप नहीं किया। तौफीक कमाल उमर की बात सुनकर हैरान हुए थे। इनके हिसाब से तो 7 बजे की गई हुई। ईमान अब तक घर पहुंचने जानी चाहिए थी। डैडी, ईमान अपनी गाड़ी में गई है और अब तक वापस नहीं आई। उमर ने जैसे बम फोड़ा था। तुमने चौकीदार से पूछा? तौफीक कमाल ने सर पकड़ लिया था। जी मैं अभी पहुंचा हूँ और ईमान की गाड़ी पोर्च में ना पाकर मैंने चौकीदार से पूछा और इसने कहा कि ईमान तकरीबन 6:40 पर अपनी गाड़ी लेकर निकली थी और अब 9:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने तफसील बताई थी। अच्छा, मैं और तुम्हारी मम्मी आ रहे हैं, मुख्तसर बात करके। तो फिर कमाल ने लाइन काट दी थी। ईमान अभी तक घर नहीं आई, ये बात परेशानी वाली थी। ईमान इनसे पूछे बगैर रात को अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल गई। इस बात से इन्हें शदीद डिस्टर्ब किया था। 10 बजे तक तौफीक कमाल हीरा घर पहुंचे थे। ईमान अब तक नहीं आई थी। सही भी घर आ चुका था। उमर इस वक्त घर में जले पाव की बिल्ली की तरह घूम रहा था। अब तक नहीं आई। डैड, तौफीक कमाल को अंदर ही अंदर परेशानी भी हो रही थी। तुमने ईमान को कॉल की? उन्होंने तफकर से पूछा था। हालांकि वो खुद रास्ते में कई बार इसके सेल फ़ोन पर ट्राई कर चुके थे। वो कॉल नहीं अटेंड कर रही। उमर ने बताया। जानसेब से पूछा? नहीं, शायद मुनासिब नहीं है। तौफीक कमाल ने कहा था। वो नहीं चाहते थे कि सिकंदर मलिक की फैमिली को इस बात की भनक पड़ी पड़े और अभी महज 10 बज रहे हैं। हो सकता है वो जानसेब के साथ हो, लेकिन रात के 11 बजे जब ईमान नहीं आई तो मजबूरन तौफीक कमाल को जानसेब को फ़ोन करना पड़ा था। वो पूरे 9 बजे निकल गई थी। मेरे साथ ही इसने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली थी। अब तक वो घर नहीं पहुंची? जानसेब ने तफकर से पूछा था। नहीं। तो फिर कमाल की बात बहुत दूर से आई थी और फिर उमर गाड़ी लेकर इसे देखने निकल गया था। क्या पता कोई हादसा पेश आ गया हो या फिर गाड़ी ख़राब होगी, उसने सोचा। लेकिन दोनों सूरतों में ईमान को फ़ोन करना चाहिए था। पिछले ब्लॉक में से ईमान की गाड़ी मिल गई थी। वो सड़क के किनारे पार्क थी और लोग थे अंदर। ईमान का बैग, सेल फ़ोन और मखमल के डब्बे सेट पर सीट पर रखा हुआ था। ईमान वहाँ न थे। सिकंदर मलिक और जानसेबी कमाल हाउस पहुँच चुके थे। पुलिस या बाहर के किसी भी फर्द को ईमान की गुमशुदगी की खबर नहीं थी, लेकिन ये सिकंदर कमाल की फैमिली से बात पोशीदा न रखी जा सकती थी। घर के मुलाज़िम भी इस रात से बाखबर थे। पूरी रात इस घर के हर फर्द ने आंखों में काटी थी। सबका ध्यान फ़ोन की तरफ था। शायद किसी ने इसे तवान के लिए अगवा किया हो। इस वक्त इसके जहन में यही ख्याल आया था। चंद अस्पतालों की इमरजेंसी में फ़ोन करने के बाद इसने आगे का अमल सिर्फ यही था कि वो खुद किसी खबर का इंतज़ार करते। हीरा का रो रो का बुरा हाल था। वो सब ही इससे इतने मुतफक्किर थे कि कोई किसी को दिलासा देने की कैफियत में ना था। सिकंदर मलिक और जानसेब भी वापस जा चुके थे, लेकिन
तौफीक कमाल से वो मुसलसल राब्ते में थे। पूरी रात और फिर अगला पूरा दिन सारे घर ने ज़िद में गुजारा था। क्या हुआ था? कितने खदशात! ईमान की गाड़ी का घर के पास मिलना इसी बात का सबूत था कि इसे अगवा किया गया। लेकिन जब दिन में भी किसी ने राब्ता ना किया तो उमर ने पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करने का सोचा था। आज रात देख लो उमर, शायद कोई सूरत हाल निकल आए। तौफीक कमाल ने टूटे हुए लहजे में कहा, एक ही दिन में वो कितने बूढ़े हो गए थे। डर आप हौसला रखें, इंशाल्लाह जल्द ईमान मिल जाएगी। उमर ने इनका हाथ थाम कर कहा था। हीरा जान नमाज बचाए सजदे में गिरी हुई थी। इनकी फूल सी बच्ची पता नहीं किन हालात में होगी। ऐ अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। सजदे में बस एक ही इल्तिजा उनके लबों पर जारी थी। सुबह के 5:30 का वक्त था। तौफीक कमाल फजर की नमाज पढ़कर लिविंग रूम में आ गए थे। पिछले 2 रातों में वो चंद लम्हे में भी सो न सके थे। इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आज उमर ने अपने एक जान पहचान वाले एसपी से मिलना था। वो इसी के मुतालिक सोच रहे थे जब मेन रोड पर बेल हुई थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। कौन हो सकता है? तौफीक कमाल ने सोचा था। बेल मुसलसल बजी जैसे कोई उंगली उठाना भूल गया। वो चौकीदार दरवाज़ा खोल रहा था जब तौफीक कमाल भी ड्राइवे पर तक पहुंच गए थे। ईमान, मेरी बच्ची। ईमान को दरवाजे पर देखकर वो इख्तियार लिपके थे। ईमान ने इन्हें देखा और इसका वजूद बेजान होता गया था। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिर जाती तौफीक कमाल ने इसे अपने मजबूत बाजू में थाम लिया था। मुसलसल बेल की आवाज़ से उमर और ज़हीम भी अपने कमरों से निकल आए थे। सोए तो वो भी ना थे और अब तौफीक कमाल को ईमान को थामे देखकर दोनों भाई आगे बढ़े थे। ईमान को इसके कमरे में पहुंचाकर ज़हीम हीरा को बताने भागा था। ईमान को होश आया तो वो अपने कमरे में थी। हीरा इसके पास बेड पर बैठी कुछ पढ़कर इस पर दम कर रही थी। ईमान को होश में आता देखकर इसने तौफीक कमाल को बुलाया था। ईमान, मेरी बच्ची कैसी हो? मेरी जान कहाँ चली गई थी? ईमान के माथे को चूमते हुए हीरा इससे पूछने लगी थी। उमर और ज़हीम भी वहाँ आ गए थे और सबको देखकर रोने लगी थी। ईमान, क्यों रो रही हो बच्चे? उमर आगे बढ़ा। ईमान का रोता देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था और फिर उमर के पूछने पर इसने सारी बात बता दी। हैरत थी किसी ने देखा दिलवीर से ईमान को अगवा किया। इसे 2 रातें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर अपने पास रखा और बगैर किसी दबान के दरवाजे पर छोड़ के। ऐसा कौन दुश्मन इनका था जिसने इन्हें अपनी ताकत का नमूना दिखाया था, या फिर वो गलती से ईमान को ले गया था? अपनी गलती का एहसास होने पर ईमान को वापस छोड़ दिया। उमर तौफीक कमाल ईमान के कमरे से निकल कर आए थे और अब इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो जो भी था, उमर हमारी इज़्ज़त को 2 कौड़ी का कर सकता था या फिर कर चुका है। तौफीक कमाल ने अपने बदतरीन ख़दशात का इज़हार किया था। सिकंदर मलिक को चांद साहिब ईमान की वापसी का सुनकर मिलने आए थे। तैयबा इनके साथ नहीं आई थी। अल्लाह का शुक्र है तौफीक ईमान बाहिफाजत घर पहुंच गई। मेरा ख्याल है कि कुछ गलतफहमी हो गई होगी। सिकंदर मलिक ने अपने लहजे को खुशगवार करते हुए कहा, लेकिन इनकी हिचकिचाहट को तौफीक कमाल महसूस कर गए थे। चांद साहिब खामोशी से बैठा इनकी बातें सुन रहा था। मुझे तो इस सारे मामले में 1% भी सच नहीं लग रहा। तैयबा इस सारे वाक़े से अच्छी तरह वाक़िफ़ थी। सिकंदर मलिक और चांद साहिब अभी भी कमाल हाउस से वापस आए थे और तैयबा को सारी बात बता रहे थे। भला ऐसा हो सकता है कि लड़की 2 रातें घर से गायब रही और अगवा करने वाला हिफाजत से घर को छोड़ जाए? क्या खूब स्टोरी बनाई है तौफीक भाई ने। तैयबा इस बात को किसी सूरत मानने को तैयार ही ना थी कि ईमान इस सब मसले में बेकसूर है। लेकिन तैयबा, ईमान ने यही बताया है। सिकंदर धीमी आवाज़ में बोला था। और उसका कहा क्या हदीस है? क्या पता खुद ही किसी के साथ चली गई हो और अब अनगढ़ंत कहानी सुनाकर सबको बेवकूफ़ बना रही हो। तैयबा ने ज़हरीले लहजे में कहा था। तैयबा, खामोश हो जाओ। मेरी आंखों के सामने पली बड़ी है, अब उसकी तरबियत में खोट नहीं है। सिकंदर मलिक कर आए थे, मुझ पर मत चलाएं। सिकंदर, ईमान का इस सारे किस्से में कोई ना कोई कसूर भी होगा। कसूर ना भी हो तो क्या ये सच नहीं? वो 2 रातें किसी गैर मर्द के पास गुजार कर आई है और क्या जाज़ेब इस बात को इग्नोर कर देगा? तैयबा खामोश होने वालों में से ना थी। जाज़ेब इन दोनों की बहस खामोशी से सुन रहा था। बातों से बेजार होकर वो पैर पर रखता हुआ अपने कमरे में चला गया था। इस वाक़ये ने इसकी अकल स्लिप कर दी थी। तौफीक कमाल का झुका सर, ईमान की खामोशी अपनी जगह, लेकिन तैयबा की बातें वो इनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। क्या इसे ईमान से खुद बात करनी चाहिए? जान साहिब ने सोचा था, क्या पूछूंगा इससे? वो ज़रा बड़बड़ाया था। तैयबा का दिल ईमान से मुतवक्किर हो गया था, क्योंकि वो एक रवायती माँ और सास की तरह सोच रही थी। मगर जान साहिब तो एक रवायती मर्द ना था। इसे इतने सारे आज़ाद ख्याल माशरे में रहा था। आला तरीन और फिर इसकी क्लास, जहाँ लड़के लड़कियों का आपसी मेल जोल कोई बड़ा इशू ना था। खुद इसकी कितनी लड़कियों से यूनिवर्सिटी में दोस्ती थी, मगर ये इसके माँ बाप की अच्छी तरबियत थी कि वो कभी अपने हद से आगे ना बढ़ सका। मगर ये भी सच था कि उमर, ईमान और ज़हीम को भी इसके पेरेंट्स ने बहुत कंजर्वेटिव अंदाज में पाला था। लेकिन जाज़ेब के अंदर का रवायती मर्द इसे बेचैन कर रहा था। तैयबा की बातें से मुसलसल परेशान कर रही थी। 2 रातों से सोया नहीं था। ऑफिस नहीं गया था और फिर सारी सूरत हाल से बचने का रास्ता इसने फरार में ढूंढा था। एक कमज़ोर इंसान की तरह इसने सारी सिचुएशन से पीछा छुड़वाने के लिए लंदन जाने का इरादा कर लिया। पापा, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, जाज़ेब ने डाइनिंग टेबल पर बैठे सिकंदर मलिक से कहा था। ऐसे अचानक सिकंदर मलिक को हैरत का झटका लगा था। मैं इस सारी सिचुएशन से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ पापा, और मुझे लगता है कुछ वक्त इस माहौल से दूर रहकर शायद मैं कोई बेहतर फैसला कर सकूँ। जाज़ेब ने इन्हें देखते हुए कहा था। मेरा ख्याल है तुम एक बार ईमान से मिलो, सिकंदर मलिक ने समझाते हुए कहा था। मेरा नहीं ख्याल है अभी इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा।
जहाँ से बोला था लेकिन तुम्हारे मिलने से ईमान को हौसला मिलेगा। सिकंदर मलिक इसके ईमान से मिले बगैर लंदन जाने का सुनकर परेशान हो गए थे। अभी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया पापा, किसी को क्या हौसला दे पाऊँगा? प्लीज़ मुझ पर दबाव ना डालें। मैं नहीं चाहता इन सब का कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। जहांज़ीब ने तल्खी से कहा था और सिकंदर मलिक खामोश हो गए थे। जहांज़ीब कोई टीनेज लड़का ना था जिसको सिकंदर मलिक हुक्म देते हुए इनके आगे कुछ ना बोलता। वो एक आला तालीम याफ्ता खुद मुख्तार 27 साला मर्द था जिसके फैसले पर सिकंदर मलिक का बस नहीं चल रहा था। उसे समझा सकते थे मगर इस पर अपने फैसले मुसलत नहीं कर सकते थे। तैयबा की सख्त बातों का असर था कि जहांज़ीब ईमान से मिले बगैर लंदन चला गया था। जहांज़ीब के लंदन जाने से जहाँ तौफीक कमाल परेशान हुए थे वहीं सिकंदर मलिक शर्मिंदा थे, लेकिन दोनों ने इस बारे में कोई बात ना की। ईमान इन दिनों पहले से ज़्यादा खामोश और उदास रहने लगी थी। एक तरफ वो शख्स था ना बोलता था और दूसरी तरफ जहांज़ीब का इसे कुछ कहे बगैर चले जाना ईमान को तकलीफ पहुंचा रहा था और जो अपने टूटे दिल के टुकड़े पर चलती इस सुबह घर पहुंची थी। अब इस गम से निपटने का मौका भी ना मिला कि जहांज़ीब की बेरुखी और तैयबा के सख्त रवैये ने इसे शदीद अज़ियत में मुब्तला कर दिया था। जहांज़ीब इसे एक बार भी नहीं मिला था, इसने कोई सवाल ना किया था, कोई दिलासा ना दिया था। जो राह में आई पहली मुश्किल में साथ छोड़ जाए वो ताउम्र क्या साथ निभाएगा। कमरे में नेज़ा नूर की आवाज़ धीमे से सुरों में बज रही थी। ऐश के ना छेड़ आके हमें, हम भूले हुए हवाओं को याद ना कर। किस्मत का सितम ही कम नहीं, कुछ कम नहीं, ये ताज़ा सितम ईजाद ना कर। यूँ ज़ुल्म ना कर, बेदाद ना कर। पिछले 2 माह में एक बार भी जहांज़ीब या तैयबा ने इनसे राब्ता न किया था। सिकंदर मलिक तो मुशतरका कारोबार की वजह से तौफीक कमाल से मिलते रहते थे, मगर ईमान के हवाले से दोनों तरफ खामोशी थी। वो आज भी जहांज़ीब के साथ मंसूब थी, मगर पिछले 2 माह में वो अपना मुकाम जान चुकी थी। उसे एक बदगुमान रिश्ते में कैद रहना मंजूर न था। इसे लगा फैसला करने का वक्त आन पहुंचा है। ईमान की खामोशी इसका सबसे अलग थलग अपने कमरे में रहना तौफीक कमाल और तैयबा को दिन रात परेशान करता था। वो तो पहले ही भी बहुत ज़्यादा शोर मचाने वालों में से नहीं थी, मगर इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी। इन्हें अपनी बेटी के उदास चेहरे से तकलीफ होती थी। माँ बाप कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, बेटियों के लिए वो बहुत बेबस होते हैं। अब वो सिकंदर मलिक और तैयबा ने हीरा से बात करके अपनी बेटी की कदर घटाएं, ऐसा तो बहरहाल मुमकिन न था। टेबल पर पड़ा इसका मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था। उछलन में इसने फ़ोन की तरफ देखा था और फिर स्क्रीन पर आने वाले शनासा नंबर को देखकर इसने कॉलर अटेंड की थी। हेलो लहजे में अजनबी तरह आई थी। हेलो, मैं ईमान बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ वह खूबसूरत आवाज़ में संजीदगी थी। हाँ, कैसी हो ईमान? खुद को लापरवाह पोस्ट करते हुए जहांज़ीब ने कहा था, मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर आप मसरूफ़ ना हो तो। नहीं, ऐसी कोई मसरूफ़ियत नहीं है, तुम कहो। अपने सामने फ़ाइल पढ़ी बंद करते हुए ईमान की तरफ मुतवज्जह हुआ। पिछले 2 माह से मैंने जब भी ईमान के बारे में सोचा इसका दिल बेकरार हो जाता था, लेकिन इसके अंदर का रवायती मर्द हर बार इसे तैयबा के अल्फाज़ याद दिलाता और वो खुद को ना के खोल में बंद कर लेता। मगर आज ईमान की बात सुनकर बेचैन हो गया था। इसके मासूम और दिलकश नगोश किसी आबशार की मानद दिल की शाहिरा पर लहराने लगे थे और फिर इनकी बौछार ने इसके रूह में जलजल पैदा कर दी थी। आज मैं अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांग लूँगा, इसने सोचा था। जहाँ से मैं कुछ दिन में आपको खुला के पेपर भिजवा रही हूँ, आप इन पर दस्तखत करके मुझे भिजवा दीजिएगा। अच्छा है तमाम बातें घर में ही हो जाए, वरना अदालत के चक्कर में दोनों के घरों के साख मुतासिर होगी और ये मुनासिब नहीं लगता। ईमान के लहजे में बला का एतमाद था और वो जो अपने दिल में ईमान से अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगने का सोच रहा था, इसके लिए ईमान की बात किसी बम की तरह थी। ईमान, मैं तुमसे लफ्ज़ कहीं रास्ता भूल गए थे और वो जो अब तक ईमान को नर्वस करता आया था, आज इसकी खुद एतमादी ईमान के सामने हवा हो गई थी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है जहांज़ीब, ये फ़ैसला मैंने बहुत सोच समझने के बाद किया है। जिस रिश्ते की बुनियाद में यकीन की मिट्टी शामिल ना हो, रिश्ते की वो इमारत पहले ही झटके से ज़मीन बोस हो जाया करती है। ईमान ने तल्ख़ी से कहा था, मुझे लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जहांज़ीब ने हिचकिचाते हुए कहा था, आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं मैंने इस वक्त में पल पल अज़ियत झेली है, बेतबारी और बेहिसी को सहा है मैंने। वक्त की बेरहमी ने कैसे मेरी रूह को घाव लगाए हैं, आपको तो इसका एहसास भी नहीं है। इस वक्त ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है, आपको इसका अंदाज़ा न होता तो आप मुझे फ़ोन करते, मैं आपको फ़ोन ना करती। ईमान ने आंसू पीते हुए कहा था, पिछले 2 माह की बेबसी आज आंखों के बंद तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। जैसे बोला था, क्यों नहीं मांगी सफाई? हक था आपको सवाल करने का, मुझसे पूछने का। ईमान, क्या हुआ था इस रात? मैं बताती, मैं सब सच बताती, और नहीं तो कोई दिलासा ही दे देते, तसल्ली का कोई लफ्ज़ ही मुझे हौसला देता, मगर आपने सिर्फ अपना सोचा और आज भी आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इसने हंसियाने की आफत में कहा था। ईमान, मुझे लगा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जहांज़ीब ने हार मानते हुए कहा था, वक्त वही था जब मुझे अपने शोहर का एतमाद चाहिए था और पिछले 2 माह से मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी। और आपने क्या किया? आपने मुझे मेरे नाकर्ता गुनाह की सज़ा दी। आपकी खामोशी ने मुझे मुजरिम साबित कर दिया। सज़ा तो मैं भुगत चुकी हूँ जहांज़ीब, मगर अब मुझे मैं तमाम उम्र कटघरे में खड़े होने का हौसला नहीं है, मैं तमाम उम्र सफाइयाँ नहीं दे पाऊँगी। ईमान ने कतई
नीयत से कहा था। इससे पहले कि जाज़ेब कुछ कहता, दूसरी तरफ से ऐलान कर चुकी थी। अगले दिन ईमान ने अपने फैसले से तौफीक कमाल को आगाह किया था। वो सारी ज़िंदगी जाज़ेब और उसके घर वालों के सामने मुजरिम की तरह ज़िंदगी गुजारे। इसके हर कदम को शक की निगाह से देखा जाए। और फिर जो जाज़ेब आज एक हादसे के बायस से कुछ कहे सुने बगैर तनहा छोड़कर चला गया था, वो कल किसी और बात पर इसे अपनी ज़िंदगी से आसानी से निकाल सकता था। ईमान ठीक कह रही थी। ये सच तौफीक कमाल को ईमान से नज़र नहीं मिलाने देता था। उन्होंने इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला इसे पूछे बगैर किया था। अपनी अकल से उन्होंने इसके लिए एक बेहतरीन साथी का इंतखाब किया था। वो खुद शक्ल था, आला ख़ानदान, दौलत और फिर इसकी तालीम काबिलियत भी सबसे बढ़कर थी। लेकिन जाज़ेब इसकी बेटी को बेवक़्त कर देगा, इसका एतबार न करेगा। इन्हें ईमान के लिए ऐसा जीवन साथी तो नहीं चाहिए था। उमर ने खुद वकील से खुलाकर कागज़ात बनवाकर जाज़ेब को दिए थे। इसकी ईमान इतनी हर्जा न थी। ज़िंदगी आस्ता-आस्ता अपनी रोश पर वापस आ रही थी। माँ ने अपना 5वां सेमेस्टर शुरू किया था। उमर अपनी फैक्ट्री में मसरूफ़ हो गया था। इसका काम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सईम आजकल अमेरिका में अपने एडमिशन में मसरूफ़ था। तौफीक कमाल सिकंदर मलिक आज भी मुश्तरका कारोबार कर रहे थे। इन दोनों में आज भी पहले वाली दोस्ती कायम थी। ईमान और जाज़ेब के बारे में इनके दरमियान कोई बात न हुई थी। दोनों ने इस मामले में रवादारी निभाई थी। पिछले 6 माह में ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। हिस्ट्री चैनल पर इस वक्त फ़ान गोग म्यूज़ियम पर प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। 18वीं सदी के मरूफ मुसव्विर और वान गोग की तस्वीर में वाक़या एक म्यूज़ियम में रखी गई थी, जिसका नाम भी मुसव्विर के नाम पर ही था। ईमान पूरी यकसुई के साथ इस प्रोग्राम को देख रही थी। रंगों में भीगी फील्ड आर्ट की माया नाज़ तस्वीरें म्यूज़ियम के वसी तलानों में रंग भर घेरी थी। वान गोग की मशहूर ज़माना पेंटिंग को देखकर ईमान की आंखों में जुगनू दर आए थे। वो इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रही थी। क्या हो रहा है मामा की जान? हीरा ने अपनी बेटी को देखते हुए इसके कमरे में दाखिल होते पूछा था। कुछ खास नहीं मम्मी, बस ये प्रोग्राम देख रही हैं। उसने टीवी की तरफ इशारा किया था। कुछ खास नहीं तो फिर चलो मेरे साथ, हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ जाना है? माँ ने इस प्रोग्राम को हरगिज़ मिस नहीं करना चाहती थी। आज एक एग्जीबिशन है लोन की। सोचा तो आज दोनों माँ बेटी थोड़ा शॉपिंग कर रहे हैं। हीरा ने अपना प्रोग्राम बताया था। मम्मी आपको पता है मुझे ये शॉपिंग काफ़ी बोर लगती है। ईमान ने जान छुड़वाने की घर से कहा था। जी आपको तो रोमांटिक असले, आर्ट गैलरीज और किताबों के सिवा कुछ बोरिंग नहीं लगता ना? लेकिन अभी तो हम शॉपिंग पर ही जाएंगे। हीरा ने इसका मूड भांप पर लिया था। अब ज़रा हुक्मिया लहजे में बोलकर कहा था। अच्छा तो फिर चलें। ईमान ने हथियार डाल दिए थे। वो दोनों आगे पीछे कमरे से बाहर निकल आई थी। सफ़ेद कार्टन नेट के एम्ब्रॉयडरी वाले लंबे कुर्ते पर बड़ा सा दुपट्टा, चूड़ीदार पजामा, आंखों में काजल और होंठों पर लिप ग्लॉस लगाए वो आज भी अपने दिल की सादगी में दिल को छू लेने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हेलो हीरा। होटल की लॉबी से निकलते किसी ने इन्हें आवाज़ दी थी। दोनों ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा था। हेलो हेलो अमीरा, हीरा ने पेशानते से गर्मजोशी से कहा। कितने दिनों बाद नजर आई हो। लास्ट वीक मुर्तज़ा साहब के घर पार्टी थी, तुम वहाँ भी नहीं आई थी। अरे ये ईमान तो माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गई है। हीरा से शुरू करने के बाद वो ईमान से मिल रही थी। बस आजकल सईम के एडमिशन का सिलसिला चल रहा है तो कुछ तौफीक बिजी हैं तो गेट टुगेदर्स में जाना कम ही होता है। हीरा को अपनी मसरूफियत का बताते हुए अपनी पार्टी में ना आने का बहाना तर्शा था, वरना पिछले हफ्ते वो इससे पहले ऐसी कई महफिलें जहाँ तैयबा की शिरकत लाजमी थी वो नहीं जाया करती थी। तौफीक कमाल भले सिकंदर मलिक से अपनी दोस्ती निभाए, मगर हीरा को इनकी फैमिली से मिलने में कोई इंटरेस्ट ना था। दरअसल मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी और तुमसे पहले मुलाकात यहाँ होगी। मीरा जावेद ने कहा था। मम्मी मैं गाड़ी में हूँ, ये बैग रख दूँ? ईमान ने हाथ में पकड़े चंद लिफाफों की तरफ इशारा किया। शायद वरना की बातों से बेजार हो रही थी और इन मोहतरमा की किसी कहानी में से दिलचस्पी बिल्कुल भी ना थी, इसलिए लॉबी से निकलकर पार्किंग की तरफ चल पड़ी थी। अच्छा नेक्स्ट वीकेंड का क्या प्लान है? अमीरा की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। वो मेन गेट तक पहुँच गई थी। मम्मी आप यहाँ हैं और मैं आपको सारी जगह देख चुका हूँ। खूबसूरत लहजे में कहता वो इन दोनों के करीब आया था। अरे अहमद कैसे हो बेटा? हीरा ने प्यार से कहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? और तौफीक अंकल ने कुछ अखलाकी से पूछा था। 6 फुट का कंधे में रंगत उठती हुई नाक, आंखों में जहानत संजीदगी, दिलकश नकोश, खूबसूरत लबो लहजा। उधर सीखा कि वो भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल था और वो उम्र में हम उम्र था। हीरा ने अर्से से लंबे अरसे बाद देखा था। आप यहाँ हैं और पापा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी यकीनन एग्जीबिशन देखने चली गई होंगी। मैं अभी को हाल का चक्कर लगा कर आया हूँ। मुस्कुराता हुआ वो अमीरा से बात कर रहा था। मुझे हीरा नज़र आ गई थी तो मैं इससे मिलने चली आई। अहमद से कहते कर वो हीरा की तरफ बढ़ रही थी। अच्छा हीरा, इस वीकेंड में और मैं और जावेद तुम्हारी तरफ आना चाह रहे हैं। कोई प्रोग्राम में तो नहीं है ना तुम लोगों का? अमीरा ने जल्दी से कहा था। अहमद के चेहरे का रंग बदला था। नहीं कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम, हीरा ने खुश दिली से कहा। हालांकि वो काफ़ी हैरान थी कि अमीरा जावेद इतने सालों में पहली बार उनके घर आने का कह रही थी। अपनी हैरत को इसने दोनों से छुपाते हुए बाइक और पार्किंग की तरफ चल पड़ी थी। जावेद हसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मकबूल नाम था। तौफीक कमाल और वो एक ही कारोबार होने की वजह से एक दूसरे से अच्छा तारुफ रखते थे। कारोबारी और पर्सनल पार्टियों में अक्सर मुलाकात रहती थी और
अमीरा जावेद से हीरा भी इन्हीं पार्टियों में मिलती थी। इनके दोनों बेटों अहमर और शहराज से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे, मगर आज पहली बार अमीरा उनके घर आने की बात कर रही थी। इस बात ने हीरा को ही नहीं तौफीक कमाल को भी खासा हैरान कर दिया था। ईमान को इस दिन तुम्हारे साथ देखा तो बस मैंने सोच लिया था मेरे अहमर के लिए ईमान ही बेहतरीन है। डिनर के बाद जावेद हसन और अमीरा जावेद, तौफीक कमाल, हीरा और उमर डाइनिंग रूम में बैठे थे, काफ़ी कसीब लेते। अमीरा ने अपनी आमद का मकसद बताया था। ईमान और अहमर की शादी हीरा की आंखों में खुशबूआहट हुई थी, जबकि तौफीक कमाल ने हीरा को पुरसकून चेहरे से देखा था। उमर ने पहलू बदला था। आप लोगों को कोई इतराज़ है क्या? अमीरा ने हीरा के सवाल पर पूछा था। सच तौफीक भाई, मुझे तो लगता है ईमान ही वो खुशी की किरण है जो मेरे घर में रोशनी भर देगी। अमीरा ने फरते जज्बात से कहा था। भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है? तौफीक कमाल की ज़ुबान से निकले अल्फाज ने हीरा को सुकून कर दिया था। अहमर को देखकर इनके दिल में जब यही बात आई थी, इतना होनहार खुशशक्ल लड़का, काश ये इनकी ईमान का नसीब हो सकता। मगर पिछले 9 सालों से ईमान और जानज़ेब का निकाह ज़बान नज़र आम था, और फिर इन दोनों की तलाक, ये बात तो सिर्फ दोनों ख़ानदानों के दरमियान थी। ऐसे में कौन सामने से ईमान की शादी का जिक्र करता? लेकिन इन दोनों को कैसे पता चला कि ईमान और जानज़ेब का तलाक हो चुका है? हीरा ने सोचा, अहमद जावेद हसन का होनहार बेटा, जिसने 2 साल पहले इनका बिजनेस ज्वाइन किया था और एक मुख्तसर अरसे में अपनी जान पहचान बनाई थी। ईमान के लिए अहमद से बेहतरीन रिश्ता तौफीक कमाल कहाँ तलाश कर सकते थे? और फिर जिस चाह से उन्होंने ईमान के लिए सवाल किया था, तौफीक कमाल कुफरान नेमत नहीं करना चाहते थे। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही ना थी। फिर भी तौफीक कमाल ईमान से एक बार पूछना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनसे वक्त मांगा था। आपको जो मुनासिब लगता है वो फैसला करें, मुझे आज भी आपके किसी फैसले से इख्तलाफ नहीं है। ईमान ने पुख्ता लहजे में कहा था। अभी तौफीक कमाल ईमान के कमरे में आए थे इसकी राय जानने के लिए, और ईमान ने कह दिया था कि नहीं, इसके लिए जो भी फैसला करना है वो कर लें, इसमें इसकी इजाज़त दरकार नहीं है। उन्होंने शौकत से बेटे के सर पर हाथ रखा और दिल में इसकी अच्छी किस्मत की दुआ करते हुए नम आंखों से बाहर निकल गए थे। डैड, अहमद जावेद ही क्यों? उमर ने नाराज़ लहजे में तौफीक कमाल से पूछा था। अपनी स्टडी में थे और अभी भी उमर इनसे इस रिश्ते का मुतल्लिक़ बात करने आया था। उमर, तुम्हें अभी कुछ वक्त लगेगा ज़हनी पुख्तगी आने में, तौफीक कमाल ने मायने खिज़ लहजे में कहा था। लेकिन डैड, अहमद कोई वाहिद रिश्ता तो नहीं है मानो के लिए, हम कोई बेहतर लड़का ढूंढ सकते हैं, उमर ने झुंझला कर कहा था। और अहमद में क्या खराबी है? तौफीक कमाल ने सवाली नज़र से उमर की तरफ देखा। उमर निचला लब दांतों से काटा था। उमर कमाल, कारोबार और ज़ाती ज़िंदगी को अलग रखो। मैं आज तक इस फ़र्क को लेकर चला हूँ, इसलिए मेरे दुश्मन की तादाद ना होने के बराबर है, तौफीक कमाल ने संजीदगी से कहा था। मैं उमर पैर पर रखता हुआ स्टडी से बाहर निकल गया। तौफीक कमाल जानते थे अहमद ईमान के लिए कितना बेहतरीन साथी है। उसकी सुलझी हुई तबीयत और तहम्मुल मजाजी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, और फिर किसी भी लंबे चौड़े प्रोग्राम के बजाय दोनों घरों ने डायरेक्ट शादी को तरजीह दी थी। ज़ईम का सेमेस्टर शुरू होने वाला था, उसे अमेरिका जाना था। इससे पहले वो ईमान की शादी अटेंड करना चाहता था। हीरा ने ईमान से अहमद को मिलने का पूछा, जिसे ईमान ने साफ मना कर दिया था। इसने अपनी किस्मत का फैसला अपने माँ बाप के हाथ में छोड़ दिया था। जब वो नहीं तो कोई भी सही। इन गहरी आंखों को याद करते इसने सोचा था, जो अब बहुत मुद्दत से इसके ख्वाबों में नहीं आई थी। जब से इसने इन जीती जागती आंखों को अपने करीब देखा था, ईमान को ख्वाब आना बंद हो गए थे। ईमान की रुखसती हो चुकी थी और मानो की स्टेज पर वो दुल्हन बनी बैठी थी। टालियों ने फर्नीचर से सजा कुशीदा कमरा अपने मकीन के आला ज़ौक़ का तर्जुमान था। अहमद ने मना कर दिया था, वरना मेरी तो ख्वाहिश थी कि फ्लोरल अरेंजमेंट कर दी जाए। अमीरा ने झिड़कते हुए कहा था। शायद वो सोच रही थी ईमान का कमरा नई दुल्हन को मायूस करेगा। ब्लैक ग्लास टेबल पर एक नफीस गुलदस्ता सजा हुआ था, जिसमें सफ़ेद ट्यूब रोज़ के साथ कास्नी स्प्रिंग आयरिस लगी थी। कमरे किसी भी ब्राइडल डेकोरेट से आ रही था। स्याह इटालियन स्टाइल बेड पर बैठी उसने एक ताराना निगाह कमरे पर डाली थी। दाएं तरफ एक स्याह लेदर का सिलेक्शनल सोफ़ा रखा था। इसके सामने स्याह शीशे वाली कॉफ़ी टेबल, जिस पर वो सफ़ेद और काशनी फूलों वाला दिलनशीन गुलदस्ता रखा हुआ था। सामने की दीवार पर टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसके साथ दीवार में एंटरटेनमेंट सेट था। कुछ म्यूज़िक सी डिज़ाइन भी एक रेक के साथ करीने से लगी हुई थी। अहमद का म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छा था। आशिक है वो क्लासिकल म्यूज़िक और गज़लों का। ईमान को म्यूज़िक सिस्टम की तरफ देखता पाकर मीरा ने बताया था। ईमान ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। अहमद का मज़ाक काफ़ी मुख्तलिफ है। इसे आर्ट, म्यूज़िक और किताबों से इश्क है। अपनी पढ़ाई के दौरान भी इसने यूनिवर्सिटी में कम और आर्ट गैलरी में ज़्यादा वक्त गुजारा है। वो मज़ीद बता रही थी और अहमद की बातें करते इनके लहजे में जो उसके लिए चाहत थी, और ईमान को बता रही थी कि अमीरा जावेद अपने बेटे की हर आदत और शौक़ को दिलो जान से चाहती हैं। कमरे के सरमी टाइल फ्लोर पर बिछे नफीस कालीन कमरे के डेकोरेट को चार चांद लगा रहे थे।
ईमान की नज़रें कमरे में दाखिल होते ही पड़ चुकी थी। अमर को मैं अक्सर कहती हूँ तुम्हें टेक्सटाइल इंजीनियर नहीं कोई शायरी मुसव्विर होना चाहिए था। अच्छा तो अहमद साहब टेक्सटाइल इंजीनियर है। मीरा ने इसकी मालूमात में इजाफा किया था। तुम बैठो मैं अहमद को भेजती हूँ। मीरा आंटी ने इसके गालों को छूते हुए कहा था। इनके लहजे में मोहब्बत के सारे रंग थे। एक घंटे बाद अहमद नामा ख़त्म हुआ तो सुकून का सांस लिया था। मेरून रंग के कीमती ब्राइडल लहंगे में इसका दिलकश हुस्न निखर कर आया था। गले में नफीस डायमंड और रूबी का नेकलेस जो इसकी ब्यूटी बोन को नुमाया कर रहा था। कोने तक हाथों में रची मेहंदी के खुशनुमा रंग और इनमें भरी तलाई चूड़ियाँ इसने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को एक नज़र देखा था। काश वो आंखें आज मुझे देख पाती। इससे अपने सरापे को देखते इसने दिल से कितनी शिद्दत से ये ख्वाहिश की थी। वो जो कदमों से बेड की तरफ बढ़ी और पहली बार इसने बेड के सामने लगी दीवार पर लगे फ्रेम को देखा था। इसके कदम रुक गए थे। बेड के ऊपर पहली नज़र में देखने वाले को पेंटिंग नहीं बल्कि कोई खिड़कियाँ चौखट मालूम हो जहाँ से आसमान दिखाई दे रहा हो। ये पेंटिंग ईमान को बेहद पसंद थी। ईमान को लगा आज के दिन में इससे अच्छी बात शायद हो ही नहीं सकती थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई थी। वो चौंकी और जल्दी से बेड पर वापस आ गई थी। इस वक्त कमरे में अहमद के सिवा कौन और आ सकता है इसने सोचा था। वैसे शादी काफ़ी मुश्किल काम नहीं, बहुत थकावट होगी आज तो तुम भी यकीनन थक गई होगी। वजीह आवाज़ में बेतकल्फ़ी से बोलता हुआ बेड पर काफ़ी रिलैक्स मूड में बैठा था जैसे ईमान को बरसों से जानता हो। मदन सा मुस्कुराई थी। इसकी नज़रें झुकी हुई थी। मुझे ख़वातीन की शॉपिंग का कोई तजर्बा नहीं था लेकिन ये डी डी बियर की इंटरनेटी कलेक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगी। इसका नाजुक हाथ अपने हाथों में लेकर इसने कीमती हीरे जड़ी अंगूठी ईमान की उंगली में पहनाई थी। इसने पलकों को हल्की सी जंबिश दी थी। अपने हाथों को देखा जो अब तक अहमद के हाथ में था। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं कि आपकी एक नज़र के काबिल भी ना हूँ। गंभीर लहजे में कहता हूँ। ईमान से शरारत के मूड में था। ईमान को अहमद के इस जुमले ने काफ़ी खचल किया था। वो इन लफ्ज़ों का मतलब जानती थी। शादी से पहले ईमान ने हीरा और तौफीक कमाल को अहमद से मिलने या तस्वीर देखने से मना कर दिया तो शायद ये बात अहमद के इल्म में थी। ईमान ने आस्ते से पलकें उठाई और कुछ कहने के लिए लब खोले थे। इसकी नज़र अहमद की ठोड़ी से होती इसके बड़े बड़े होंठों पर गई थी। इसके ऊपर वाले होंठ का कटाव बहुत वाज़ा था। इसके नाक सफ़ेद और मकरूर थी। इसकी गंधमी रंगत में इसके चेहरे के नक्श सोने पर सुहागा थे। इसकी आंखें ईमान की नजरें इसकी आंखें पर रह गई थी। वो आंखें गहरी सी आंखें, इनमें किसी वादी का सबूत था। इनमें 100 भेद थे। इनको देखकर सिर्फ इश्क हो सकता था। वो किसी जजीरे सा इसरार रखती थी। इन आंखों को देखकर ईमान पलकें झपकाना भूल गई थी। इसकी भौहें बड़ी बड़ी और पेशानी चौड़ी थी जिस पर बिखरे स्याह बाल। ईमान की आंखें हैरत से फैल गई थी। इन आंखों ने क्या क्या तूफान मचाया था इसकी ज़िंदगी में और आज एक बार फिर ये इतनी ही ज़िंदगी से भरपूर इसे देख रही थी। शायद वो अपने तख़य्युल की धाह पर थी कि आज फिर इसका ख्वाब सच बनकर इसके सामने आ बैठा था। अभी चंद लम्हे पहले इसने ख्वाहिश की थी कि ये आंखें अपने से देख सकती तो क्या दिल में उठती वो तमन्ना इतनी शदीद थी या फिर कोई कबूलियत का वक्त था कि बिन मांगी दुआ की तरह सामने आ गया था। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कब तक मैं इस हसेब की गिरफ्तार में रहूँगी? क्यों ज़िंदगी तंग करते जा रही है मुझ पर? चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से? वह ज़हनी कैफियत में चिल्ला रही थी और अहमद हक्का बक्का देख रहा था। पिछले 2 घंटे से वो टेरेस पर बैठा था। कुर्सी की बैग से सर ढकाए टांगे इसने सामने मेज़ पर रखी हुई थी। ये रात इसकी ज़िंदगी की तवील तरीन रात थी। वो बेशुमार सीढ़ियों पर उठ चुका था। नींद से इसके पपोटे दुख रहे थे लेकिन इसका दिमाग इसे 15 साल पीछे ले गया था। अपने मिडिल स्कूल में होने वाले इंग्लिश लैंग्वेज प्रोजेक्ट के लिए मौजू का इंतखाब वो कर चुका था। प्रिंटर एब्यूज़ और इग्नोरेंस के मौजू को इसने स्लाइडों से और इंग्लिश शायरी से डिस्प्ले करना था और पिछला पूरा हफ्ता इसने इस काम की नज़र किया था। तुम तो तकरीबन इसे पूरा कर चुके हो अमर। इसके बेहतरीन दोस्त ने इसे सराहा था। बस अब इसको चार्ट पर बनाना बाकी है। मुझे यकीन है मेरा कॉन्सेप्ट सबसे अलग होगा। इसकी आंखों में जीत का जज्बा था। एक हफ्ते बाद स्कूल ऑडिटोरियम में पेरेंटल अब्यूज़ और इग्नोरेंस के मौजू पर एक नहीं 2 प्रोजेक्ट डिस्प्ले हुए थे जिनकी स्लाइड्स और अंदाज भी काफ़ी मिलता जुलता था। अमर के प्रोजेक्ट को मुकाबले में रखने से मना कर दिया गया था क्योंकि 2 प्रोजेक्ट एक दूसरे की कॉपी थे। अमर खफा होने से ज़्यादा हैरान था। उमर कमाल इसका बेहतरीन दोस्त था और वो हमेशा अपनी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ उमर से डिस्कस करता था मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि उमर ने अपने जहन से काम करने की बजाय पूरा प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया था। और फिर ये अक्सर हुआ जब उमर खामोशी से अमर की बातें सुनकर इसके मौजू को नकल कर लेता था लेकिन अमर इसे कुछ भी कहने के बजाय फराह दिल से इग्नोर कर देता। उमर इसका बेहतरीन दोस्त था और इसे ये दोस्ती बहुत अजीज थी। हाई स्कूल बर्नार्ड शाह के पर यह ड्रामा होना था जिसके लिए हफ्ते के दिन फाइनल एडिशन थे। स्कूल में छुट्टी होती थी इसलिए
ड्रामेटिक सोसाइटी ने ये मुंतखब किया था ताकि तालिब इल्म की पढ़ाई का खर्च ना हो। जुमे की शाम में उमर का फ़ोन आया और यहाँ वहाँ की बात करने के बाद उसने अमर से कहा कि कल ऑडिशन मंसूख हो चुके हैं और वो अपने नोटिस पीर को लगेगा। क्या वाकई में जल्दी निकल गया था इसलिए नोटिस बोर्ड पर नज़र नहीं पड़ी? अहमद ने हैरत से कहा था, हाँ कल ऑडिशन नहीं होंगे, मैंने देखा था जाकर नोटिस बोर्ड पर लिखा था, मैं समझा तुम्हें इल्म होगा। उमर ने संजीदगी से कहा, अच्छा हुआ तुमने बता दिया वरना मेरा तो बेकार में चक्कर लगता। अहमद उमर का ममनू हुआ था जिसने उसे बर वक्त बता दिया और फिर इसी शाम अपनी फैमिली के साथ वो अपने फार्म हाउस चला गया था। पीर को मैंने नोटिस बोर्ड पर के किरदार के लिए लिखा था। ऑडिशन के फाइनलिस्ट की लिस्ट थी जिसमें उमर का नाम भी लिखा हुआ था। इस वाक़े के बाद अहमद ने दोबारा से उमर से कभी बात नहीं की थी। वो सुलह जो तबीयत रखता था और इसमें बर्दाश्त बहुत थी, लेकिन इस बात ने सिर्फ इतना दिल बर्दाश्त किया था कि इसने अपना ओ लेवल मुकम्मल करने की बजाय 2 माह बाद ही अपना माइग्रेशन ज़्यूरिख के सेकेंडरी स्कूल में करवा लिया था। उमर से अब इसका राब्ता मुकम्मल ही ख़त्म हो चुका था। यूरोप में इसकी दिलचस्पी और करेरों सामान मौजूद थे। वो आर्ट में दिलचस्पी रखता था और यूरोप में आर्ट और कल्चर की दुनिया बात थी। उमर की मुकाबलाबाजी को उसने एक बुरे हादसे की तरह फरामोश कर दिया था। वक्त बड़े बड़े हादसे बुलाने की कुदरत रखता है। ये तो फिर दो दोस्तों की रकाबत थी। 3 साल पहले इसने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। पाकिस्तान में जावेद हसन के कारोबार को ज्वाइन किया था। इसका इरादा एक नया स्टिचिंग यूनिट खोलने का था। दुनिया भर में जानी मानी ब्रांड पोलो स्पोर्ट से लेकर गैप और क्लोन क्लाम तक पोलो शर्ट की सप्लाई तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान से होती थी। लेबल किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी का लगाकर पाकिस्तानी स्टिचिंग यूनिट्स में काम करने वाले लाखों मुलाजिम कम पैसों में काम करते थे, जिन्हें बैन अवी मार्केट में डॉलर में फ़रोख्त किया जाता था। फैक्ट्री मालिकान भी इन शिपमेंटों से करोड़ों कमाते थे। अक्सर सड़क किनारे बिकने वाले 200 रुपये की पोलो शर्ट इन शिपमेंटों में क्वालिटी कंट्रोल से निकलने वाला कंडम माल होता था। अहमद का प्लान था कि एक ऐसा स्टिचिंग यूनिट जहां ब्लंकिंग, डाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग की तमाम सहूलत को एक छत के नीचे मुंतकिल कर दिया जाए। इसके अलावा वर्कर्स के लिए रिहाइश का इंतजाम भी किया जाए। चंद गैर मुल्की कंपनी से वो पहले इस सिलसिले में बात कर चुका था। मेरा ख्याल है पापा हमें ज़मीन फाइनल कर देनी चाहिए, अहमद ने जावेद साहब से कहा था। वो इस वक्त इसके ऑफिस में बैठा था और अपने प्रोजेक्ट के लिए देखने वाले 150 कनाल रकबे के प्लाट से मुतल्लिक बात कर रहा था। बिल्कुल लोकेशन बेहतरीन है और पैसे भी मुनासिब हैं, तुम जल्दी ही बयाना कर लो, जावेद हसन ने काफ़ी का सिर लेते हुए कहा था। ठीक है, तो फिर मैं कल ही मकसूद साहब से बात कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है इस हफ्ते में डील हो जाएगी। अहमद ने काफ़ी का घूट पड़ रहा था। तुमने कागजात की पड़ताल करवा ली है? जावेद साहब ने एक फ़ाइल खोल कर देखी थी। जी पापा, कागजात चेक करवा लिए हैं मैंने और आपसे बात भी की थी। अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तो मसला ही ख़त्म, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जावेद साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा फिर मैं डील को गोल कर टोकन का कह देता हूँ। जावेद साहब की मसरूफियत को बाम कर इसने अपनी सिर से उठते हुए कहा था। गुड। जावेद साहब ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा, नजरें दोबारा फाइल पर झुका ली थी। अगले चंद दिनों में टोकन भी हो चुका था। कागजात की जांच पड़ताल भी पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। बस अब आखिरी मरहला ज़मीन की मुल्कियत का इंतकाल और ज़मीन की मालियत की बैंक में मुंतकिली था। एक फ़ोन कॉल ने अहमद की सारी प्लानिंग का मलिया मिट कर दी थी। मकसूद साहब, ये बच्चों का खेल है क्या? बयाना हो चुका है, डील फाइनल है। अब अचानक वो लोग कैसे हमें ज़मीन बेचने से इनकार कर सकते हैं? अहमद को अभी भी रियल एस्टेट डीलर की कॉल आई थी और इसने जैसे अहमद पर ये बात करके बम फोड़ा था और वो पार्टी बयाना वापस करी है और अब ज़मीन अहमद को नहीं बेचना चाहती। अहमद साहब वो डबल टोकन वापस कर रहे हैं, मकसूद साहब ने इत्तला दी थी। माय फुट सर ने मारे इनके डबल पैसे। अहमद ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा था। सर, बात दरअसल ये है कि वो ज़मीन इनके कोई जानने वाले ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं और वहाँ से इन्हें ऑफ़र भी हमसे ज़्यादा मिल रही है। मकसूद साहब ने असल वजह बताई थी। तो पहले वो जानने वाले सोए हुए थे। कमाल है, कोई प्रोफेशनल एथिक्स ही नहीं है। मैंने जल कर कहा था, सर मैं आपको दूसरी लोकेशन दिखा देता हूँ। उसने से बेहतर कीमत ख़रीदार कौन है? मकसूद की बात मुकम्मल ही ना हुई थी कि अहमद ने सवाल किया। उमर कमाल, मकसूद ने कहा था। दूसरी तरफ लाइन बंद हो गई थी। उमर कमाल किसी ज़माने में इसका बेहतरीन दोस्त और इसका बदतरीन गरीब। इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उमर कमाल, अहमद ने गुस्से से कहा था। कमरे से बाहर निकल गया था। इन दोनों इस पर शदीद डिप्रेशन तारी थी और ऐसे में मम्मी को अपने कज़न की बेटी की शादी पर इसे हर हाल में लेकर जाना था। अहमद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अमीरा की आवाज़ पर इसने चौंक कर देखा था। इतनी करीबी रिश्तेदारी से हमारी तो ना
हमारी है, तुम ना गए तो इतना मायूब लगेगा। उन्होंने इल्तिजा की थी और बेटे को देखा और ना चाहते हुए भी वो तैयार होने चला गया था। आज मेहंदी थी और ना चाहते हुए भी इसने अमीरा की फरमाइश पर शामिल हो रहा था। मेहंदी का फंक्शन डिफेंस क्लब में था और वो लोग वक्त से पहले ही वहाँ मौजूद थे। वहाँ से लेकर आता जब इसने असगर अंकल के साथ उमर को देखा था। 21-22 साल की एक लड़की इसके साथ थी और जिस तरह इसने उमर का बाजू पकड़ा हुआ था, इसे अंदाजा हो रहा था लड़की इसके काफ़ी करीब है। क्या ये उमर की बीवी है या बहन है? वो कुछ हतमी फैसला न कर सका था। उमर को लॉन्च चेयर पर असगर अंकल के साथ बैठते हुए देखकर वो गुस्से से दूसरे दरवाजे से निकल गया था। इसे वो फंक्शन अटेंड नहीं करना था जिसमें उमर शामिल हो। वो उमर कमाल की शक्ल देखना नहीं चाहता था और फिर अमीरा के ला कहने पर भी वो शादी में शरीक न हुआ था। इस दिन उमर कमाल के साथ एक लड़की भी थी। तुम लोग उन्हें जानते हो? हिब्बा अपने शौहर के साथ इनके घर दावत पर बांट दी जहाँ मौका मिलते ही अहमद ने हिब्बा से पूछा था, ईमान को की बात कर रहे हैं आप? अहमद भाई, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उमर भाई इसी को ड्रॉप करने आए थे। बड़ी लाडली है ईमान इनकी। हिब्बा काफ़ी बात होनी थी और अहमद के एक सवाल पर इसने सारी तफसील मन बता दी थी। आप उमर भाई को जानते हैं? हिब्बा ने अचानक पूछा था। नहीं, बस एक 2 बिजनेस पार्टी में मुलाकात हुई थी। अहमद ने लापरवाही से कहा था तो वो उमर कमाल की बहन है। इसने सोचा फिर उमर से बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग इसके जहन में आ गई थी। उमर को इसके धोखेबाजी का जवाब सिर्फ एक बार में देने का वक्त आ गया था। उमर में ईमान की जान है। ये बात अगर अहमद को पता ना भी होती तब भी किसी गैरतमंद भाई की इज्जत पर बहन का लापता होना किसी कारी ज़र पर लगा सकता है। एक तंज़ मुस्कुराहट इसके लबों पर तर आई थी। कुछ ही दिनों में इसे ईमान का पूरा शेड्यूल पता चल गया था जिससे इसे कदर मायूसी हुई थी। ईमान सिर्फ अपने कॉलेज के लिए ही निकलती थी। वो अक्सर अपने घर वालों के साथ होती थी या फिर अपने दोस्त के साथ। ऐसे में इसे किसी जगह रोकना सूरत हाल काफ़ी मायूस कौन थी। वो इस वक्त अपने एक दोस्त के साथ बैठा डिनर कर रहा था जब ईमान ब्लैक शिफॉन सूट में एक टेबल पर अकेली बैठी नजर आई। इसका सारा ध्यान अब इस लड़की पर था। फैसल ने 2-3 बार इसे टोका मगर इसका जहन ईमान की तरफ था। इसी दौरान एक हैंडसम सा लड़का जो काफ़ी सोबर ड्रेसिंग में था ईमान की टेबल पर कुर्सी के खींचता उसके सामने बैठा था। अहमद अब इन दोनों का मुशाहिदा कर रहा था और लड़के से काफ़ी बातें कर रहा था लेकिन ईमान की आंखों में बेजारी वो फासले से भी देख सकता था। फिर इस लड़के ने कुछ ऐसा कहा था कि ईमान के चेहरे के रंग बदले। इसकी आंखों में शर्म की लाली आई थी। अहमद को इसका यूं शर्माना डिस्टर्ब कर रहा था। फिर इस लड़के ने इसे एक स्याह मखमली का केस से पकड़ाया था जिसे देखकर ईमान ने मुस्कुराने लगी। अहमद को इस लम्हे अपना दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ था। स्याह लिबास में इसकी मुस्कुराहट जैसे आंखें अंधेरी रात में चांदनी भर गई हो। तकरीबन 9 बजे वो लोग वहाँ से उठे थे। ईमान की गाड़ी पार्किंग से निकली थी। अहमद ने अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड कंपाउंड खोलकर बेहोशी की दवा की तस्दीक की जो इसने कुछ दिन पहले ही ला कर रखी थी। मेन ब्लू रोड की बजाय इसने शॉर्टकट लिया था। इस गैर आबादी में इलाके में ईमान की गाड़ी को दाखिल होते देखे अहमद को अपना काम और भी आसान नजर आया था। इसने तेज से पीछे सड़क पर गाड़ी मोड़ कर एक सीधी सड़क से गाड़ी दोबारा मेन रोड पर निकाली थी लेकिन अब इसकी गाड़ी ईमान की गाड़ी से आगे थी और फिर अचानक इसने गाड़ी ईमान की गाड़ी के ऐन सामने रोक दी थी। अपने चेहरे को रुमाल से ढककर इसने बेहोशी की दवा ली और शीशे से 2 टिश्यू बाहर ले ली थी। ईमान काफ़ी बुखला गई थी। इसने गाड़ी से बाहर खींच कर ईमान की नाक पर तेज से टिश्यू रखकर फिर चंद लम्हे में ही वो बेहोश हो चुकी थी। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ईमान को डाल इसने ईमान की गाड़ी को रोड साइड पार्क की थी। इसका सारा सामान गाड़ी में बाहिफाजत ला करके अपनी गाड़ी की तरफ आया था। रास्ते में कॉल करके उसने फार्म हाउस के चौकीदार को जाने का कहा था। चौकीदार के अलावा 2 और मुलाजिम फार्म हाउस की देखभाल के लिए मौजूद थे लेकिन वो दोनों सिर्फ दिन में ही वहाँ होते थे। अमर के पास फार्म हाउस की चाबियाँ थी और इस वक्त अमर को फार्म हाउस खाली चाहिए था। वो अमर कमाल को तकलीफ पहुँचाना चाहता था। ईमान की ज़ात को तकलीफ पहुँचाना इसमें शामिल ना था। बेहोशी की दवा शायद ज़्यादा इस्तेमाल हो गई थी इसलिए ईमान को अगले दिन शाम को होश आया था। वो बहुत सहमी हुई थी। अहमद को देखकर इसने 2 सवाल किए थे और फिर बेआवाज़ रोने लगी थी। अहमद उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। इसे रोते देखकर ईमान ने बेचैनी से पहलू बदल रहा था। इसके दुश्मन की बहन थी वो, फिर भी इसका दिल चाह रहा था कि इसकी खूबसूरत आंखों से गिरते मोतियों के कतरे अपनी हथेली पर जमा कर ले, अपनी उंगली की पूर से इसके सफ़ेद गालों पर गिरते आबशार को रोक ले। वो कमरे से बाहर निकल आया था। बहुत देर से इसकी आवाज़ें से सुनाई दे रही थी फिर आवाज़ आना बंद हो गई थी। शायद वो रोते रोते थक कर चुप कर गई थी। इसने कमरे में झांका। वो बैठी बैठी सो रही थी। इसका सर बैठ के ग्राउंड पर टिका हुआ था। आंसू की लकीरें इसके चेहरे पर गुलाबी चेहरे पर निशान छोड़ रही थी। इसके रेशमी बाल बिखरे हुए थे। इनमें चमकते सोने से जलमिला रहा था। इसकी रंगत पर खूब जच रहे थे। बंद आँखों पर स्याह घनी पलकें इसके हुस्न को चार चाँद लगा रही थी। स्याह लिबास में इसका हुस्न कातिल था किसी शायर की गज़ल जैसा। सहर अफ्रीकी किसी मुसव्विर के रंगों से बना दिलनशीन स्केच। एक मुजस्समा सास का तराशा हुआ करिश्मा, दिल को छू लेने वाले हुस्न से माला माल। इस लड़की से वो शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था। सुबह के 4 बजे से जगा के अहमद ने वापसी का बताया कि बगैर किसी रद्द-ए-अमल के ईमान इसकी हर बात मान रही थी। इसकी आंखों की उदासी अहमद के दिल को तड़पा रही थी। कैसी बेबसी थी कि वो इसे अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकता था। ईमान को इसने बाहिफाज़त इसके घर के बाहर छोड़ दिया था लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। वो इससे भी बड़ा नुकसान इसने ईमान को
का किया था। वो उमर कमाल से बदला लेना चाहता था, लेकिन इसकी कीमत ईमान को चुकाना पड़ी थी। ये बात अहमद ने नहीं सोची थी। अमीरा को अहमद की शादी की फिक्र थी और अहमद के दिलो दिमाग में ईमान चाहिए थी। इस वाक़े को चंद माह गुजर गए थे। ये तीसरा प्रपोजल है जो तुमने रिजेक्ट किया है। खुद ही बता दो वो कौन है मोहतरमा, जो अहमद जावेद के दिल पर काबिज़ है। अमीरा बेतकल्लफ़ी से गोया हुई थी। वो अहमद के शुरू से बहुत ज़्यादा करीब हुई थी और अहमद अब इनसे बहुत ज़्यादा अटैच था, इसलिए वो जल्द अहमद की इस कैफियत को समझ गई थी। कम ऑन मम्मी, क्या ज़रूरत है? मैंने ये प्रपोज़ल किसी लड़की की वजह से ही ना किए हैं। ऐसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं, उसने टालते हुए कहा था। अहमद, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपने दिल की बात कम से कम मुझसे नहीं छुपा सकते। वो अपने बेटे के मजाज से खूब वाकिफ़ थी और बहुत सोबर तबीयत का मालिक था, लेकिन पिछले 2 माह से इसने जो जोग लिया होता वो मीरा की आंखों से छुपा ना था। ठीक है, मैं तो सोचा था तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, मगर तुम खुद अपना मसला हल ना करना चाहे तो तुम्हारी मर्ज़ी। मीरा ने कंधे उचकाते हुए उठने का इरादा किया। मम्मी, अहमद ने इनका हाथ पकड़ कर रोका था। आप तो तौफीक कमाल को जानती हैं, मेरा मतलब इनकी बेटी ईमान से कभी मिली हैं आप? अहमद ने हिचकिचाते हुए पूछा। बहुत अच्छी तरह अक्सर मिलना होता है हीरा और तौफीक साहब से, तो कहीं तो ईमान में इंटरेस्टेड तो नहीं? बात करते हुए अचानक इनके जहन में अमर की बात कही थी। जी, आपको कैसी लगती है? अमर ने मुस्कुराते पूछा। बच्ची तो बहुत प्यारी है, मैंने चंद माह पहले देखा था इसे हिबा की शादी में। वो कम ही आती है गैदरिंग में, लेकिन क्या तुम नहीं जानते वो तो इंगेज्ड है। मेरा मतलब है इसका निकाह काफ़ी कम उम्र में सिकंदर मलिक के बेटे जानसेब से हो चुका था। शायद पिछले दिनों इनकी शादी का जिक्र भी सुनने में आ रहा था। मीरा ने तफसीलन बताया था। अचानक अमर को इसके साथ डिनर करता हुआ वो स्मार्ट सा बंदा याद आया था। इसकी आंखों में झलकती बेजारी और फिर ढंग के साथ रिंग। अहमद ने सोचा, ज़िंदगी एक बार एक ईमान पर तो ख़त्म नहीं होती ना मेरी जान। इससे बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं। तुम कहो तो मीरा की बात मुकम्मल ना हुई थी कि अहमद बहुत बोला, प्लीज़ मम्मी, हम इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। इनकी बात काट कर वो कहने लगा। मीरा खामोशी से उसके कमरे से निकल गई। इस दिन जिम खाना में मिस्टर एंड मिसेस जावेद एक पार्टी में गए थे और वापसी पर अहमद को लिविंग रूम में बैठा देखा। दोनों उसके पास बैठ गए थे। पार्टी की डिस्कशन हो रही थी और वो मौजूद गुफ्तगू सिकंदर मलिक की फैमिली थी। तैयबा बता रही थी ईमान और जानसेब में लैदगी हो चुकी है और वो आजकल जानसेब के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अमीरा ने इंकशाफ किया था। वेरी स्ट्रेंज, इतने साल पुरानी दोस्ती और फिर तौफीक कमाल की बेटी से जानसेब का रिश्ता तो बहुत साल पहले तय हो चुका था। पूरा शहर वाकिफ़ है इस बात से। तो जावेद साहब काफ़ी हैरान हुए थे। वैसे बड़ी प्यारी बच्ची है तौफीक की, मैंने तो देखा है इसे हिबा की शादी में। जावेद साहब कुछ सोच कर बोले थे। आपके ख्याल में क्या वजह होगी ऐसे घर बैठे बैठाए तलाक लेने की? अमीरा बहरहाल खातून थी और अपने फितरी तजद्दुद से मजबूर थी। हम क्या कह सकते हैं भाई, ये इनका ज़ाती मामला है। जावेद साहब ने मीरा को इसकी टॉपिक को ख़त्म करने का इशारा किया था। वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। मीरा भी इनके पीछे हुए खड़ी हो गई थी और अहमद जानता था ईमान की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो इतना पुराना रिश्ता शादी की बजाय तलाक की तरफ मुड़ गया था। हरगिज़ नहीं अहमद, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मीरा ने सख्ती से कहा था। अहमद ने भी अभी से ईमान से शादी के लिए कहा था और इनका पारा चढ़ गया था। मम्मी, मैंने भी ऐसा क्या कह दिया मैंने जो अभी तक गुस्सा कर रही हैं? अहमद ने एहतजाज किया था। ये तो अफसोस है, तुम जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। चंद माह पहले तलाक हो चुकी है इसे और किसी को खबर भी नहीं। अंदर खाने में मसला क्या था? तुम चाहते हो मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बना लाऊं? आप नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ ऐसा क्या हुआ होगा जो रुखसती से पहले इनकी अलहदगी होगी। अहमद ने तासिब से कहा था। कहीं तुम और ईमान, मेरा मतलब है तुम्हारी वजह से तो ईमान ने रिश्ता ख़त्म नहीं किया? मीरा ने परेशानी से कहा। आप जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है मम्मी, लेकिन हाँ, मेरी वजह से ही इनकी अलहदगी हुई है, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा था। फिर अहमद ने सारी बात मीरा को बता दी। जिस दिन से इसने ईमान और जानसेब की अलहदगी का सुना था, इसका पछतावा और भी बढ़ता जा रहा था। मीरा सब कुछ जानकर दंग रह गई थी। इनका बेटा तो बहुत सुलझा हुआ और तहम्मुल मिजाज था। इससे ऐसी मुजरिमाना हरकत की तवक्का, इतना गुस्सा वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो जो गलत कर चुका था, इस पर अफसोस करने की बजाय अब इसे वो सब कुछ ठीक करना था जो इसकी वजह से गलत हुआ था। जावेद, आपका ईमान कमाल के बारे में क्या ख़्याल है? आज अमीरा ने जावेद हसन से बात की थी। अहमद के इंकशाफ के बाद अब वो भी ईमान के लिए अहमद का रिश्ता लेकर जाने पर गौर कर रही थी, लेकिन इनके लिए जावेद हसन की रजामंदी भी ज़रूरी थी। अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, क्यूट सी है। तुम क्यों पूछ रही हो? अमीरा की बेमौका बात पर वो हैरान हुए थे। अगर हम अहमद के लिए ईमान के रिश्ते की बात चलाएं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? मैंने अटकते हुए पूछा था। मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा इतराज़ तुम्हें होगा, जावेद हसन ने मायने फेस लहजे में कहा था। जावेद दरअसल अहमद ईमान को पसंद करता है। अमीरा ने सिर्फ बात बताई थी। और तो बरखुदार को अपने लिए आखिर लड़की पसंद आ ही गई। जावेद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई बेगम साहिबा, मुझे क्या एतराज़ होगा? तो फिर कमाल हीरा आदमी है और ईमान देखी वाली बच्ची है। ये हादसा ना होता तो आज एक से बढ़कर एक रिश्ता तौफीक कमाल के दरवाजे पर सवाल ये खड़ा होता। जावेद हसन ने तासीर से कहा था। फिर अब क्या करना है? अमीरा ने पूछा था। हीरा भाभी को फ़ोन करके कह दो कि इस वीकेंड चलते हैं इनकी तरफ। जावेद साहब ने रजामंदी दी थी, लेकिन इससे पहले ही हीरा इन्हें पीसी की लॉबी में
निकलती हुई नजर आई थी। ईमान भी इनके साथ ही थी और वो जो अपनी फैमिली के साथ लंच पर आई हुई थी, सबको बताए बगैर हीरा की तरफ लिपटी थी। बातों ही बातों में उन्होंने अपने घर आने का जिक्र भी कर दिया था। चंद सिर्फ 15 दिन में अहमद और ईमान की शादी हो गई थी। दोनों खानदानों को ये रिश्ता कबूल था और खुशी के शादियाने बज रहे थे। अहमद का उम्र से 10 साल बाद सामना हुआ था, लेकिन इस मौके पर इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई रंजिश नहीं थी, क्योंकि इन दोनों में एक कदर मुश्तरक थी। इन दोनों के दिल में ईमान के लिए जज्बात मुश्तरक थे। सच्ची मोहब्बत ईमान को पा लेना इतना सहल था, अहमद को यकीन नहीं आ रहा था। खुशी के रंग इसके चेहरे पर छुपाए न छुप रहे थे। शहराज इसके ब्लश होते चेहरे को देखकर एंजॉय कर रहा था। ईमान के लिए डायमंड रिंग खरीदते हुए इसकी नाजुक उंगलियां अहमद को याद आई थी। ईमान की वो किन लफ्ज़ों में तारीफ करेगा, अपनी दास्तान उल्फत इसे कैसे सुनाएगा और इसके इन बातों पर वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। इतनी बातें सोची थी इसने, और एक बात जो नहीं सोची थी आज रात वो हो गई थी। ईमान इसे पहचान गई थी, वो राज जिसे इसके वालिदैन के सिवा कोई दूसरा वाकिफ ना था, और जिस राज को वो ईमान को कभी बताना नहीं चाहता था। वो बात ईमान को मालूम हो गई थी। पिछले 2 घंटे से टेरेस में बैठा वो बीसों सिगरेट पहुंच चुका था। ईमान की सिसके इसके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ती जा रही थी। फजर के वक्त अहमद कमरे में आया था तो ईमान ने डाल पड़ी थी। चेहरा बुखार से तप रहा था। इसके तपते माथे को अहमद ने छुआ और फिर इसे मुश्किल बुखार की दवाई देकर सुलाया था। अगले चंद घंटों में इसका बुखार उतर चुका था, मगर बेबसी ने अहमद को जकड़ लिया था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ ईमान, तुम्हारे सब में कोई कसूर ना था। ईमान ने तासीर से कहा, पिछले 1 हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाली शायद ये पहली बात थी। ईमान ने इस वाले नज़र से देखा था। क्या इस बंद कमरे में मेरे किरदार पर उठते सवाल पलट जाएंगे? क्या मेरे पेरेंट्स इस रसवाई को भूल जाएंगे? ईमान ने तहकीर से पूछा था। मैं पाक दामन थी, मगर रसवाई मेरा मुकद्दर ठहरी और आप गुनाहगार होकर भी मुतबर बने रहे। माँ ने जख्मी नज़रों से अहमद को देखते हुए कहा था। और सच ये था, अहमद के पास इसकी बात का जवाब ना था। अहमद को लगता वो अपने दिल की बात ईमान को कभी नहीं कह सकेगा। ईमान, मुझे अफसोस है, मैंने इस नहज पर नहीं सोचा था। अहमद ने पछतावे से कहा था। अहमद, मैंने अपने डाटा की बेबसी और इनका झुकाव सर देखा है। चोर नज़रों से वो सिकंदर अंकल को मेरे लापता होने की सफाई दे रहे थे। मैंने इन्हें कभी इतना कमज़ोर नहीं देखा। मेरी वजह से इनके कंधे झुक गए थे। आंसू की लड़ियाँ अब इसके रुखसार पर दर रही थी। मुझसे इनका झुकाव सर, आंखों की शर्मिंदगी नहीं देखी जाती। मैंने पहली बार इनके किसी फैसले को रद्द किया था। मैंने खुद जान जेब से खुला लिया है। मैं अपने डाटा को किसी के आगे झुकता हुआ नहीं देख सकती। अपने हाथ के पुरुष अपने पी के रुखसार को साफ करते हुए ईमान ने कहा था। अहमद को ईमान की इस बात ने हैरान कर दिया था। इससे पहले वो यही समझ रहा था जानसेब ने बदगुमानी में ईमान को तलाक दी। पिछले 10 मिनट से बेड की दीवार पर नजर जमाए पेंटिंग को देख रही थी। पेंटिंग में मसरूफ ईमान को इसकी पुष्ट पर खड़ा अहमद बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ईमान के लिए अहमद के घर में वही दिलचस्पियाँ थी जो इसके अपने घर में थी। उसके कमरे से अपने कमरे की झलक दिखाई देती थी। फ्रेंच विंडो से लॉन में नज़र पड़ती तो अपने कमरे से अपने लॉन का मंजर याद आता। अहमद की म्यूज़िक कलेक्शन और लाइब्रेरी ईमान को हैरान करती थी। अहमद और ईमान की पसंद में हैरत अंगेज़ ममासलत थी। इसकी आंखों के बात ही दूसरी बात थी जो ईमान के दिल में अहमद के लिए कशिश का बायस थी। लेकिन इन बातों का इजहार अहमद से करना, जिसने इस पर तरस खाकर अपनी गलती को सुधारने के लिए इसे शादी की थी। इन बातों से अहमद को भला क्या मतलब हो सकता है? इसने तो ईमान पर एहसान अजीम किया था, अपनी गलती का असाला किया था और अपने पछतावे को कम करने के लिए इसने ईमान को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। ईमान अपनी बेबसी पर मुस्कुरा देती, लेकिन आखिर अहमद ने मुझे अगवा किया ही क्यों था? वो अक्सर सोचती थी। अहमद का ज़्यादा वक्त वो इस फैक्ट्री में गुजरता था। ईमान को ये सब गनीमत लगता था। इसे अहमद को सामने देखकर हमेशा लगता था कहीं इसकी बेखुदी इसके चेहरे से आया ना हो जाए। आज दोपहर अहमद तौफीक कमाल के ऑफिस आया था, जहाँ इसने इकबाल ने जन्म किया था कि अपने और उम्र के इख्तलाफात से खाइफ होकर इसने ईमान को इस रात अगवा कर लिया था। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। तौफीक कमाल से मदद कर रहा था। तौफीक कमाल अहमद की बातें सुनकर उमर सुन चुका था। अब तो तौफीक कमाल के सामने बैठा था जो इससे पूछ रहे थे कि ऐसे कौन से इख्तलाफात है जिसने अहमद जैसे पुरबार इंसान को इस मुजरिमाना कार्रवाई के लिए उकसाया था, जिसका खमियाजा ईमान ने भुगता था। और उमर कमाल सोच रहा था कि काश वो अपनी खरीस फितरत पर काबू रखता तो आज इसके ख़ानदान को वो सब देखना ना पड़ता जो उन्होंने पिछले चंद माह में फेस किया था। आज यूँ में हिसाब था। उमर अपना तजिया करने बैठा तो ज़मीर के आने में कितना भयानक चेहरा उभरा था। स्कूल के वो दो बेहतरीन दोस्त, या फिर उमर का बेहतरीन दोस्त अहमद और अमर का बदतरीन दुश्मन, कब इन दोनों की दोस्ती रकाबत में बदली उमर को पता ही ना चला। पढ़ाई में उमर किस तरह अहमद से कम ना था, मगर कुछ था अहमद में जो वो हर जगह बाजी ले जाता था। इसकी तख्लीकी सलाहियत बाहर सूरत उमर से मुनफरिद थी। इसके असाइनमेंट, इसके आइडियाज़ इतने अलग होते कि उस्तादा की सताइश अहमद के हिस्से में आती थी। उमर को ये सब अच्छा ना लगता था। आस्ता ये जज्बा नफरत में बदल गया। फिर इसने अहमद के काम बिगाड़ना शुरू कर दिया। अहमद इससे डिस्कस करता, अपना दोस्त समझकर अपनी बातें शेयर करता और वो उसको कॉपी कर लेता। यूँ इसका मकसद सिर्फ अहमद का काम बिगाड़ना होता। लेकिन अहमद ने कभी इसे कोई शिकवा नहीं किया। इसमें दरगुजर बहुत ज़्यादा थी। वो सब भूलकर उमर के साथ पहले जैसी दोस्ती कायम रखता और उमर को अहमद का ये अंदाज़ और चिढ़ाता था। इस दिन ड्रामा
ऑडिशन में अहमर के आने का मतलब कि कैरेक्टर इसका था और उमर को हर हाल में इससे प्ले रोल करना था। इसे मालूम था स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी के कवानीन सख्त है और अहमर के लिए भी इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ बोलकर उसने अहमर से इस दिन वो लीड रोल छीन लिया था, मगर अपना सबसे बेहतरीन दोस्त वो हमेशा के लिए गंवा चुका था। इस वाक़ये के बाद अहमर ने उमर से कभी बात न की थी, यहाँ तक कि उसने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया था। सुनने में आया था वो यूरोप चला गया है, लेकिन उमर को इसकी चंद परवाह न थी। बल्कि दिल के किसी कोने में अहमर का सामना करने पर जो झिझक महसूस होती थी, अब वो इससे भी निजात मिल गई थी। उमर ने अहमर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो भूल गया था कि कभी अहमद जावेद इसका दोस्त हुआ करता था। लेकिन इतने सालों बाद एक बार फिर इसका सामना अहमद से हो गया था। एक बार फिर अहमद इसके रास्ते में आ गया था। वो इन दोनों अपने लिए नई फैक्ट्री प्लान कर रहा था। तौफीक कमाल ने इसे पूरी आज़ादी दे दी थी कि वो इस मामले में सरमाए की परवाह किए बगैर अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे। इससे पहले वो लोग डिज़ाइनर लॉन मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, लेकिन उमर चाहता था कि अलग यूनिट कढ़ाई और चिकन की नई ब्रांड तैयार हो, जल्द ही इसे मार्केट में मुतारिफ करवाया जाए। ज़मीन पर वो पसंद कर चुका था। इसकी लोकेशन और रकबा उमर की फैक्ट्री के लिए आइडियल था, मगर इसमें प्रॉपर्टी डीलर ने इसे ज़मीन के सौदे की उड़ती उड़ती खबर दी थी। अपने प्रोजेक्ट के पहले मरहले में नाकामी उमर को यह नाकामी मंजूर न थी। वो तकदीर को तकदीर से बदलने का कायल था। अपने ज़राए से वो मालकान का पता लगा चुका था और अब तो इसे ये भी पता चल चुका था खरीदार अहमद जावेद है। 3 सालों बाद एक बार फिर अहमद जावेद इसे हराने आया था और इस बार भी इसे अहमद से हारना नहीं था। हसन कुरैशी किसी ज़माने में इसका दोस्त क्लास फेलो हुआ करता था। वह ये प्रॉपर्टी इन्हीं की थी। अब वक्त था इन ताल्लुकात के सही इस्तेमाल का। हालांकि इसके वालिद टोकन लेने के बाद इस सौदे की वापसी के लिए तैयार न थे और तौफीक कमाल ने भी उमर को सख्ती से मना किया था कि इस सौदे में अपनी टांग ना फंसाए, लेकिन उमर के लिए ये डील अब जंग में ही बदल चुकी थी। इसने हसन कुरैशी को शीशे में उतार लिया था और फिर ज़मीन की ज़्यादा कीमत के साथ अपनी नई फैक्ट्री में शेयर की ऑफ़र करके वो इस जंग का फैसला अपने हक में करवा चुका था। न कि जंग का नतीजा इसने अपने हक में करवा कर सोचा था। बाजी वो जीत चुका था, मगर ये भी इसकी गलत फैसला भी होना बाकी था। और फैसला इतना भयानक होगा इसने कभी सोचा न था। अब ये भी वो अहमद से मिलने आया था और अपने तमाम रवैये की माफ़ी मांग रहा था। वो दोनों इस वक्त अहमद की स्टडी में बैठे थे। मुझे माफ़ कर देना अहमद, मेरी खासदाना फितरत ने मुझे मेरे बेहतरीन दोस्त को जुदा कर दिया। मेरी गलतियों की सज़ा मेरी जान से अजीज़ बहन ने भुगतनी पड़ी थी। आज सब अपना एहतसाब किया था तो इकबाल जुनून में कैसी शर्म। उमर कमाल ने ज़मीर की मलामत ने इसे अहमद के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। नहीं दोस्त, शर्मिंदा तो मैं हूँ। इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने, शायद इसलिए गुस्से को हराम करार दिया गया। ये इंसान की हर अच्छाई पर हावी हो जाता है। मेरे गलत कदम का सहारा तुम्हारे पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ा। अहमद ने तासीर से कहा था, शायद आज पछतावों का दिन था। तुम क्यों बड़ा शर्मिंदा होते अहमद? तुमने तो आज भी अपना बड़ापन साबित किया, अपने गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया। मेरी बहन से शादी करके तुमने हम पर ये जो एहसान किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने जज्बाती होकर कहा था, एहसान गुफारा नहीं कमाल उमर कमाल, मैंने कोई एहसान नहीं किया और ना ही अपनी गलती का इज़ाला किया है। ईमान से शादी मैंने किसी पछतावे या अफसोस में आकर नहीं की, बल्कि ईमान से शदीद मोहब्बत करता हूँ मैं। इस दिन जब मैंने ईमान को रोते हुए देखा तो इस वक्त अपने जज्बों को मैं कोई नाम न दे सका था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ मैं ईमान को चाहने लगा हूँ। मैंने मम्मी को ईमान के लिए प्रपोजल ले जाने का कहा भी था, मगर उन्होंने बताया कि ईमान का तो काफ़ी सालों से जाज़ेब से मंसूब है। मैं अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन जब मैंने ये सुना कि ईमान और जाज़ेब की औलाद की हो चुकी है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। हमारे वानगी में उमर से कहा गया था, मेरी मानो खुशकिस्मती है जिसे तुम जैसा बेहतरीन मोहब्बत करने वाला हमसफ़र मिला। उमर ने इसका हाथ थामते हुए कहा था, मानो? अहमद ने नासमझी से पूछा। ओ हाँ, मैं ईमान को प्यार से मानो कहता हूँ। ये बात बताते उमर की आंखों में मोहब्बत के रंग नुमाया हुए थे। स्वीट नेम, अहमद ने हंसते हुए कहा था और उमर के आने की खबर पाकर स्टडी का दरवाज़ा खोलती ईमान इन दोनों की बातें सुनकर उल्टे कदम लौट गई थी। अहमद के लफ्ज़ों ने कितना हसीन इंकशाफ किया था। वो यही समझ रही थी कि अहमद ने पछतावे में से शादी की है, इस पर तरस खाकर इसे अपनाया है। वो जो पुरपुर इसके इश्क में डूबी थी, आज ये जानकर वो दिल के इस सफ़र में तन्हा नहीं है। इसने दिल में सुकून उतरता महसूस किया था। अहमद के जज्बे एहसास नहीं मोहब्बत थे। अहमद को क्या पता ईमान इसे कितना चाहती है, इसकी आंखों के इश्क में कितना तड़पी है वो, इसके सपनों ने इसे कितना रुलाया है। वो ईमान की धड़कनों में शामिल था और आज वो कह रहा था इसे ईमान से मोहब्बत है। लेकिन ये बात मैं अहमद से कैसे कहूँ? मैं तो इससे नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाती। इसने सोचा था, रॉयल ब्लू और कासनी रंग का घेरेदार फ़्रॉक, इस पर गोल्डन नफीस काम टुकनों तक आती। ये फ़्रॉक के साथ नीला शरारा पहने वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही थी। अपनी राज हसन जैसी गर्दन में गोल्डन कीमती
नेकलेस पहनने के बाद इसने एक भरपूर खुद पर निगाह डाली थी। मुनासिब मेकअप में इसका सरापा क्या खूब लग रहा था, मगर अगले ही पल इसने अपनी नज़रें झुका ली थी। आईने में इसके अक्स के साथ अहमद भी था। ईमान को वो देख रहा था, उसके पीछे खड़ा था। ईमान के दिल में हलचल मची थी। आईने में भी उसकी आंखों में देखने से कतराती थी। अमर के कज़ा ईयान की शादी थी और वो दोनों इस शादी में शरीक होने के लिए जा रहे थे। अमीरा और जावेद पहले हसन तो पहले ही शराज के साथ जा चुके थे। अब अहमद और ईमान को लेकर जाना था। तुमने चोरी कब सीखी? आईने में ईमान को देखते बाजू सीने पर बांधे इश्तिहाक भरी नजरों से वो देखते हुए इसके इतने करीब था कि वो पीछे मुड़ती तो उसका सर इसके सीने से टकरा जाता। वो पीछे मुड़ी नहीं थी। उसने आईने में सवालिया निगाहों से अमर को देखा था। पहले मेरा दिल चुराया और आज मेरी पसंदीदा पेंटिंग के सब रंग इस हसीन सरापे में कैद कर लिए हैं। देखो तो सारी नाइट कैसी फीकी सी लग रही है। मैंने दीवार पर लगे फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा था। दिल की धड़कनों में कहीं उथल पुथल हुई थी। अल्फाज थे कि जादू ईमान को लगा। इससे पहले इसे किसी ने इतने हसीन लफ्ज़ों में नहीं सराहा था। पलकों की जालियां गिराए वो हौले से मुस्कुराए। अहमद को इस मुस्कुराहट में बाहर के सब रंग नजर आए थे। रंग मेरे जीवन में तुमने भरे सजना, मांग भरी तारों से फूल भरा अंगना। गाड़ी में मध्यम आवाज में सीडी प्लेयर पर एक गीत बज रहा था। ईमान के दिल में जलतरंग हो रही थी। अहमद का हाथ सीडी प्लेयर की तरफ बढ़ा था। ईमान ने फौरन इसके हाथ को थाम लिया था। इसे लगा अहमद गाना बदलने लगा है, हालांकि वो आवाज़ बढ़ाना चाहता था। ईमान की आंखों में देखते हुए अहमद ने अपना हाथ डिस्प्लेयर से हटा लिया था। एक बात पूछूं ईमान, सच बोलोगी? ड्राइविंग करते हुए अहमद ने पूछा था। इसकी नजरें सामने थी और वो पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था। जी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अहमद ने कैसा सीधा सवाल किया था। तुम्हें क्या लगता है? ईमान ने सादगी से पूछा था। वो इस वक्त अपने नाखूनों पर लगी ही नेल पॉलिश को देख रही थी। मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। अहमद ने कहा था। उसकी निगाहें अभी सामने थी। ठीक लगता है, माँ ने मुख्तसर बोली थी। ध्यान अब भी हाथों पर था। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे देखकर इस वक्त इतना रो क्यों रही थी? क्या तुम्हें मुझसे खौफ आ रहा था? अहमद ने इस रात के हवाले से पूछा था। तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी आंखों को देखकर रो रही थी। ईमान ने गर्दन मोड़कर जानने बैठे अहमद को देखा था। क्या इतनी खौफनाक आंखें हैं मेरी कि तुम डर कर रोने लगी थी? अहमद ने मुस्कुराते हुए ईमान की बात से महफूज होते हुए कहा था। नहीं, ईमान ने सर हिलाया था। इतनी पुरकशिश आंखें हैं तुम्हारी कि खुद से डर गई थी। ईमान ने मुस्कुराते हुए कहा था। रेली, और तुम ये इंकशाफ इस अगवा वाली रात हुआ था। तुम अपने अगवा से खौफज़दा होने की बजाय मेरी आंखों से इम्प्रेस हो रही थी। अहमद ने इसे देखते हुए कहा। इंकशाफ तो मुझ पर बहुत पहले हो चुका था अहमद, इस वक्त जब मैं तुमसे कभी मिली भी ना थी। जब पहली बार मैंने तुम्हारी आंखें अपने ख्वाब में देखी थी, मुझे तब ही पता चला था कि मैं तुम्हारी आंखों से इश्क करती हूँ। ईमान ने इत्मीनान से कहा। अहमद ने चौंक कर से देखा था। पिछले 1 साल से एक ख्वाब अक्सर देख रही थी जिसमें तुम्हारी आंखें, पेशानी और इस पर बिखरे बाल मुझे वाज़ेह नजर आते थे। तुम इससे मेरी फैंटेसी समझो, मेरा आइडियलिज्म, या फिर मेरी छठी हिस्स। लेकिन मुझे अपना ये ख्वाब कभी ख्वाब नहीं लगा था। मुझे लगा ख्वाब याद नहीं रहते। इस ख्वाब से पहले इसके बाद मैंने कोई भी ख्वाब इतने जज़्यात से नहीं याद रखा होगा। ना हो मुझे याद है मैंने कोई ख्वाब कभी दोबारा देखा हो। मुझे ख्वाब में तुम्हारी आंखें देखना अच्छा लगता था। मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगी मैं नहीं जानती, मगर इस रात जब मैंने तुम्हें अपने ख्वाब में देखा तो एक लम्हे में तुम्हारी आंखों को पहचान लिया। ये आंखें मेरा इश्क खास थी, इन्हें मैं कैसे फरामोश कर देती। इस रात मैंने ये सोचा ही नहीं तुम कौन हो। मैं तो बस इसलिए रो रही थी कि मेरा ख्वाब हकीकत बनकर सामने बैठा है। मैं कितनी बेबस हूँ जो ना इसे पा सकती हूँ, ना ही बता सकती हूँ। माँ ने शुरू से आखिर तक सब बताती और मैं अब तक हैरान था कि तुमने मुझसे शादी की राह पहचाना कैसे। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना ईमान? अहमद ने इसे देखते पूछा था। मेरे दिल में अपने लिए तो तुमसे कोई गिला था ही नहीं अहमद। मैं तो अपनी फैमिली की वजह से डिस्टर्ब थी, मगर तुमने डरा उमर भाई को सब बताकर मेरा गिला ख़त्म कर दिया। ईमान ने इसके अपने हाथ को इसके हाथ के अहमद के हाथ में देखकर कहा था। वो चाहती थी अहमद ये हाथ कभी ना छोड़े। सब्जे के कलीनों में खड़ी सुरमई पत्थरों से बड़ी आलीशान इमारत, बसी दलानों से गुजरते सीढ़ियों चढ़कर दोनों रंगों में भीगे नुमाइशी हाल में दाखिल होते। हाल की दीवारों पर अपनों सी कदीम तर्ज के फ्रेमों में जुड़ी रंगीन पेंटिंग्स आंखों के सामने थी। इनके हनीमून के आखिरी 2 दिन थे और आज वो दोनों यहाँ थे। अपने वादे के मुताबिक अहमद इसे वान गॉग म्यूजिक दिखाने लाया था। वाक़ई ईमान और अहमद का पसंदीदा मुसव्वर था और मशहूर ज़माना स्टारी नाइट का पोर्ट्रेट देखना और यहाँ म्यूजियम में इसकी असल देखना बिल्कुल मुनफरिद तजर्बा था। दरियाए रहून का नीला कांच पानी का कास्टली ज़मीन और दरियाए रहून के मगरबी किनारे पर खड़े रंगों में भीगे 2 नफोस मोहब्बत करने वालों की शिया पेंटिंग की नकल अहमद और ईमान के बेडरूम में थी और असल इस म्यूज़िक में। लेकिन इस म्यूज़ियम में इसमें मौजूद सारे रंग मोहब्बत के इन रंगों से हल्के थे जिनसे ईमान और अहमद के वजूद बने थे। ख़त्म शुद। सो रीडर से था नावल का नाम है तेरे कोलो करार से।
पहले है। इसकी राइटर हैं नादिया अहमद। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल की न्यू नावल के साथ। दूसरा ये बता दूँ कि मेरी कोई उर्दू इतनी ख़ास नहीं है, ना ही मुझे कोई डिफ़िकल्ट जो वर्ड होते हैं वो इतने ज़्यादा मैं उनको ठीक तरीके से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उर्दू के सब्जेक्ट मैंने बहुत कम रखे थे अपनी स्टडी में, तो शायद इसलिए मेरी जो उर्दू है वो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसे ठीक से पढ़ने की। तो अगर कोई मैंने गलत लफ्ज़ पढ़ा हो या मुझे पढ़ने में मसला हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अब तक जो मुझे सुनते आए हैं वो तो उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस अंदाज़ में पढ़ती हूँ। तो आप लोग अगर मेरी आवाज़ आप लोग को अच्छी नहीं लगती तो आप लोग म्यूट करके भी जो नावल को है वो पढ़ सकते हैं। दूसरा, नावल कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।